not been able to join. नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम है विवेक शर्मा और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज दोपहर में हमें ज्वाइन करने के लिए। और जैसा कि हम जानते हैं कि आज का जो मीटिंग है वो मेंटल हेल्थ को लेकर आधारित है। और क्योंकि मेंटल हेल्थ एक ऐसी चीज़ है भाई, जब कैंसर होता है और इलाज चलता है, कई बार लंबा चलता है, कई बार इलाज के बियॉन्ड हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, कई सारे सपोर्ट की ज़रूरत होती है। ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट तो बहुत सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं अस्पतालों में, और कई बार हम खुद शर्म के मारे या झिझक के मारे हम नहीं पूछते हैं अपने डॉक्टर को, ट्रीटिंग डॉक्टर को, कि हाँ भाई हम मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रख पा रहे हैं अपने आप को, क्योंकि फोकस जो है, क्योंकि हमारे देश में फिजिशियंस की संख्या काफ़ी कम है। तो फोकस कई बार जो है सिर्फ ट्रीटमेंट पे रहता है कि भाई किसी तरह से ठीक हो जाएं। लेकिन शारीरिक तौर पे तो हम कई बार ठीक हो जाते हैं, लेकिन मानसिक तौर पे हम बहुत लंबा नहीं खींच पाते हैं, और बहुत उसकी वजह से हम बहुत सारे ऊहापोह में, कश्मकश में रहते हैं, और हमारा जो जीवन होता है वो उस तरह से नहीं चल पाता है जैसा हम चला सकते हैं। तो उसको एड्रेस करने के लिए आज हमारे साथ लेखिका जी हैं, जो कि एक ऑन्को साइकोलॉजिस्ट हैं, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में काम करती हैं। डॉक्टर साहब, नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका। तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती समय निकालने के लिए आज। ओके। विवेक जी, मैं मुझे बस एक पूछना है कि मेरे पास टाइम कितना है, सो आप दैट जितना अकॉर्डिंगली समय आई लेना विल चाहें कवर उतना माय समय ले टॉपिक। सकती हैं। ओके ओके क्योंकि ओके। ज़्यादातर जो ऑडियंस है यहाँ पे वो पेशेंट्स हैं या केयर गिवर्स हैं या सर्वाइवर्स हैं, एंड उनको जानना है, आपसे समझना है उस उन सारी टेक्निक्स के बारे में, उन सारी चीज़ों के बारे में जो वो फेस करते हैं या कर चुके हैं या करेंगे। और ठीक है। मीनवाइल लेखिका जी जैसे अपना वक्तव्य जारी रखती हैं, तो मैं कोशिश करूंगा या रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे कि अगर आपके मन में कोई सवाल है तो चैट बॉक्स में लिख कर रखिए। वंस इनका जो एड्रेस है वो खत्म होता है तो शी विल टेक द क्वेश्चंस। और अगर आपके पास ओके ऑन्कोलॉजिस्ट के लिए भी कोई सवाल है तो वो भी चैट बॉक्स में लिख के रखिए। वी हैव डॉक्टर करण विद अस टुडे। प्लीज लेखिका जी। ओके, थैंक यू। तो सबको मेरा नमस्ते। आम, आप मुझे देख रहे हैं। ये जो विवेक जी ने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बात करने वाले हैं मेंटल हेल्थ के लिए, ठीक है। जिसको हम बोलते हैं मानसिक स्वास्थ्य। अ, आप सब लोग जानते होंगे मेंटल स्वास्थ्य मतलब मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। पर ऐसा भी होता है कि हम सिर्फ कभी कभी जानते हैं, थोड़ा सा सुनते हैं, पर वो एक्चुअली क्या है, वो हमें क्या समझ में आता है कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य थोड़ा सा खतरे में है, हम थोड़ा परेशान। अ, बचपन हम यही देखते आए हैं कि अगर हमको कोई शरीर में कोई दिक्कत परेशानी होती है तो हमको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। ये हमारा बचपन से, क्या बोलेंगे, हमारा ये लर्निंग है, मतलब जिसको एक सीख है। हमने देखा है, हमने ऑब्जर्व किया है। पर हमारे मानसिक प्रॉब्लम भी होते हैं या कोई समस्या होती है, उसको लेके हमको अ, मतलब ओपन रहना चाहिए, सहज रहना चाहिए। ये हम नहीं सीखते हैं बहुत बार, क्योंकि हमारे बैकग्राउंड में, हमारे फैमिली में, हमारे फ्रेंड्स में, जहाँ पर भी हम ग्रो होते हैं, तो ये चीज के लिए हमारे देश में अभी भी लोग इतना ज्यादा, मतलब क्या बोलेंगे कि ओपन नहीं है, जागरूक नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। और इसके लिए क्या होता है ना, चर्चा होती नहीं है। जब भी कभी शरीर को बड़ी बीमारी होती है तो डेफिनेटली मन के ऊपर असर होता है, पर हम वो नजरअंदाज करते हैं, क्योंकि हमको ये लगता है कि हम शारीरिक तौर पे ठीक हो जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर ये आधा अधूरा सच है। ये अभी हम कैंसर की बात करें, क्योंकि हमारा पूरा ऑडियंस जो है ये हमारे कैंसर के पेशेंट है, उनके केयरगिवर है। तो ये सब चीजों से गुजरते हैं। मतलब आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप शुरुआती के दौर में जब भी आपको सबसे पहले पता चला, आपको क्या लगा, मतलब आपके शरीर को धक्का लगा कि मन को धक्का लगा। शरीर में तो बीमारी पहले पता ही चल गई आपको, पर सबसे ज्यादा जहां पे क्लिक हुआ वो क्या था, वो मन था। पर हमने उसके बारे में कितना समझा कि अरे मुझे परेशानी हो रही है, तो मुझे तो ये मेरे मन को भी संभालना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरा मन मेरे शरीर का एक हिस्सा है, वो अलग नहीं है। तो
मुझे ये बताना है, ये सपोर्ट ग्रुप में, कि हम ये सारी चीजों से गुजरे हैं, और केवल डायग्नोसिस के ही समय में नहीं, हम हर एक फेज में एक चीज से हम गुजरते हैं। जब बीमारी नहीं हुई थी तभी भी हम ये अलग अलग तरह के मानसिक परेशानियों के साथ हम गुजरे हैं। ये रहने वाली है मानसिक परेशानी। मतलब परेशानी, मैं जिसको बोलूं कि परेशानी हमारे जीवन का हिस्सा है, प्रॉब्लम हमारे जीवन का हिस्सा है। पर हमको उसको नजरअंदाज नहीं करना है, हमको उसके साथ डील करना है। जैसे हमें शरीर में दिक्कत होती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं। ठीक, हमारे मन को भी दिक्कत हो सकती है, हमें परेशानी हो सकती है। तो उसके लिए भी डॉक्टर्स है, प्रोफेशनल्स है, ये हमको बताना चाहिए, ये बाकी लोगों को भी बताना चाहिए। ठीक है। सो आज मेरे पास पीपीटी है, मैं थोड़ा वो प्रेजेंट करूंगी, उसके दौरान आपको, आप देख भी पाएंगे, समझ पाएंगे, तो थोड़ा और इजी भी होगा बात करने में। पर हम मिलके अच्छे से बात करेंगे। और इसके दौरान भी अगर आपको कुछ पूछना है, मतलब जो पॉइंट चल रहा है आपको लगता है कि नहीं ये आपके लिए जरूरी है, तो बिल्कुल पूछिए। माइक ऑफ करके, मतलब माइक ऑन करके आप पूछिए। ठीक है। ओके। आपको देख रहा है? जी लेकर जी। अच्छा, एक मिनट। एक मिनट, हम ये करेंगे। ठीक। सो हमारा टॉपिक है कि जैसे कि बीमारी के दौरान हमको कैसे कोप अप करना है, अपने आप को कैसे संभालना है। ठीक है, हाउ टू कोप इफेक्टिवली विथ कैंसर। तो सबसे पहले खुद को तो ये बताना है कि ये जर्नी जो है, ये हम बहुत अच्छी तरह से, मतलब ये हमारा जो सफर है, हमको सफर करना है। हमको SUFFER ये नहीं करना है। ठीक है। सो हम ये जब भी ये इसके साथ हम आगे चलेंगे, तो ये बहुत सारे पड़ाव आने वाले हैं, पर ये पड़ाव के लिए डरना नहीं है हमको। ठीक है। हमको एक एक करके हमको आगे बढ़ना है। ठीक। तो मैं थोड़ा शुरुआत, हम कैसे खुद को संभाले, इसके पहले मैं आपको थोड़ा साइको एजुकेट करना चाहती हूँ कि क्या होता है। क्योंकि हमको जब तक ये नहीं समझ में आएगा कि ये हमारे साथ ये होता है, तब तक हम वो आगे वो चीज को हम कैसे संभालेंगे ये भी हम नहीं समझ पाएंगे। तो आपने जो महसूस किया है वो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहती हूँ। ठीक है। तो आप सबको पता है कि जब भी आपको ये बीमारी हुई है, तो फिजिकल, इमोशनल, फैमिली, सोशल, स्पिरिचुअल, ये हर एक ये आप दौर से गुजरे हैं। सॉरी। तो फिजिकल मतलब बीमारी हुई है, तो बीमारी के जो सिम्टम्स है ये आपने महसूस किए हैं। किसी को पेन हुआ है, किसी को बर्निंग हुआ है, किसी को चलने में मुश्किल हुई है। मतलब जो बॉडी के जगह पे बीमारी है, जो आपका कैंसर साइट है, उससे रिलेटेड सिम्टम्स हम अनुभव करते हैं। जैसे लंग में कैंसर है तो हम सांस की दिक्कत बहुत ज्यादा महसूस करते हैं, है ना। बोन एंड सॉफ्ट टिश्यू में है तो हम पेन की, चलने की डिफिकल्टी, पेन हम महसूस करते हैं। तो और भी अन्य तरह की परेशानियां हम महसूस करते हैं। तो ये हुआ है हमारा फिजिकल। तो जब ये होता है तो उसके इमीडिएटली शरीर में दिक्कत होती है, तो उसका इमीडिएटली इम्पैक्ट होता है हमारे मन पे। ठीक है। हमारा जो इमोशनल लेवल है, हमारा जो मानसिक, जैसे भावनिक, तो हमारे मन के ऊपर, हमारे भावना के ऊपर असर होता है। जैसे हम आपने देखा होगा कि पता चला है तो आपको शॉक लगा है, आपको बहुत ज्यादा उलझन भी हुई है, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस से गुजरे हैं, है ना। किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया है, अपने ऊपर गुस्सा आया है, भगवान के ऊपर गुस्सा आया है ना।
तो ये जो फेज है ये आपका इमोशनल फेज है, जो आपके बीमारी से रिलेटेड है। डेफिनेटली ऐसा नहीं कि आप बेवजह आप इमोशनल हो रहे हैं, बेवजह ही आपकी आपको सारी चीजें हो रही है, उसके लिए कारण है, बिल्कुल कारण है। और ये सारी जो रिएक्शन है ये नॉर्मल है, इसमें कुछ भी ऐसे गलत नहीं है कि आप जानबूझ के किसी को परेशान कर रहे हैं, आप जानबूझ के चिढ़ रहे हैं, आप जानबूझ के डिस्टर्ब हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। तीसरा एक चीज आता है फैमिली। तो जैसे घर के जो एक अर्निंग मेंबर है, मतलब जो हेड ऑफ द फैमिली है, जो घर चला रहे हैं, जो बच्चों को संभाल रहे हैं, अपने माता पिता को संभाल रहे हैं, तो उनको एक फैमिली कंसर्न बहुत ज्यादा हो जाता है। अरे क्या होगा, अभी ये बीमारी हो गई, अभी क्या होगा, मेरे परिवार के साथ क्या होगा, अब मेरा घर कैसे चलेगा, काम पे कौन जाएगा। तो ये हो गया फैमिली कंसर्न हमारे, और ये फैमिली कंसर्न की वजह से हमारे हेल्थ के ऊपर भी उसका असर होता है, क्योंकि हमारे लिए सारी चीजें एक साथ आ जाती है। फिर हो गया सोशल। अभी सोशल कैसे कि जैसे हम सब लोग सोशल एनिमल है ना, हम सब लोग सोशल एनिमल है। तो हम अपने सोसाइटी से कनेक्ट रहते, सोसाइटी का मतलब हो हमारे नेबर हो गए, हमारे रिलेटिव हो गए, हमारे कोवर्कर हो गए, हमारे कलीग हो गए, जहाँ पे भी हम जिनसे भी हम जुड़े हैं, हमारे फैमिली के साथ साथ हम जिनसे भी जुड़े हुए हैं, वो हमारा एक सोशल एनवायरनमेंट हो गया। तो वो सोशल एनवायरनमेंट के ऊपर भी ये बीमारी को लेके असर होता है। अपने आप हम कट जाते हैं, हम आइसोलेट हो जाते हैं, है ना। हमारे बीमारी की वजह से तो डेफिनेटली हम काम पे नहीं जा पाते हैं, पर बाकी चीजें कि जो हमारे मतलब सोशल गैदरिंग्स है, हमारे सोशल एक्टिविटी है, जो जो चीजों में हम पार्टिसिपेट करते हैं, उसके ऊपर भी असर होता है ना। आप सब ने अनुभव किया होगा, बराबर। फिर उसके बाद आता है स्पिरिचुअल। पेशेंट में देखा जाता है कि वो बहुत बार जब बीमारी होती है तो उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है खुद के फेट के ऊपर, बोल खुद के नसीब के ऊपर। ये भी लगने लगता है कभी कभी कि ये क्यों हुआ मेरे साथ, और ऐसा मैंने क्या किया, क्या गलती किया कि जिसकी वजह से कि ये बीमारी हो गई। या ऐसा तो नहीं कि मैंने सच में कुछ रॉन्ग किया हो या कुछ पाप किया हो, और ये मुझे मतलब एज अ पनिशमेंट ये मुझे बीमारी हुई है। तो बहुत बार ये हो जाता है। बहुत बार ये लगने लगता है कि शायद मेरे लाइफ में कोई मीनिंग ही नहीं है। तो ये सारी चीजों से हम गुजरते हैं। हम में से बहुत लोगों को ये कभी ना कभी ये लगा होगा। सो ये हो गए हमारे और ये सारी चीजों की वजह से हमारे हमारे क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर हम उसका बहुत बड़ा असर होता है, हर एक पहलू का होता है। सिर्फ केवल एक ही नहीं, फिजिकल हो गया, इमोशनल, फैमिली, सोशल। तो हमारा जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है ये थोड़ा पुअर हो जाता है, ये कम हो जाता है। तो ये होता है। फिर ये तो डायग्नोसिस के बाद हो गया। अभी तो हमको आगे बढ़ना है, जैसे कि ट्रीटमेंट हो जाता है, धीरे धीरे वो चीजों से हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा खुद के साथ बात करते हैं, कोई हमको समझाता है, कोई हमको रास्ता दिखाता है कि ये ट्रीटमेंट अवेलेबल है, यहाँ हमको यहाँ पे जाना है। तो हम फिर ट्रीटमेंट के लिए हम आगे बढ़ते हैं। पर अभी ट्रीटमेंट भी एक बड़ा हमारे लिए बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा आता है कि साइड इफेक्ट क्या है। सर्जरी के साइड इफेक्ट है, कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट है, और ये साइड इफेक्ट से हर एक पेशेंट गुजरता है। कम ज्यादा हो सकता है, पर साइड इफेक्ट तो होता है। तो ये साइड इफेक्ट्स केवल शारीरिक नहीं होता है, ये मानसिक भी होता है। बहुत बार हम ये देखते हैं कि पेशेंट का नेचर तो एकदम सिंपल है, काम है, पर क्यों इतना चिड़चिड़ापन हो रहा है, क्यों इतना ज्यादा डिस्टरबेंसेस हो रहे हैं, कि कभी भी किसी को कुछ भी ना बोलने वाला इंसान अभी बहुत ज्यादा बोलने लगता है, गुस्सा करने लगता है, कोई भी चीज के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो ये एक ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट्स होते हैं कि जो भी हमारे बॉडी के अंदर
मेडिसिन जा रहे हैं, उसका असर हमारे न्यूरोट्रांसमीटर के ऊपर भी होता है। हमारे न्यूरोट्रांसमीटर जो हमारे इमोशन को कंट्रोल करते हैं, जैसे एंजाइटी हो या डिप्रेशन हो, चिड़चिड़ापन हो, गुस्सा हो, तो ये सारे चीजों के ऊपर असर होता है धीरे धीरे करके। ऐसे नहीं, कभी ऐसा भी होता है कि शुरू के कुछ कीमो ठीक होते हैं, पर बाद में थर्ड फोर्थ फिफ्थ साइकिल उसमें ये सारे बदलाव हो सकते हैं। ये सारे पेशेंट के लिए नहीं होता है, पर ये होता है। पर जब भी ऐसे होता है तो इंसान और उनके परिवार भी, पेशेंट और उनके परिवार भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, है ना। फिर एक बड़ा एक चीज इसमें और एक होता है कि बॉडी इमेज इश्यूज बहुत बार हम देखते हैं, स्पेसिफिकली यंगस्टर में। मतलब जो यंग पेशेंट है, तो यंग पेशेंट में ये बॉडी इमेज इश्यूज काफी हद तक पाए जाते हैं। जैसे कि बोन एंड सॉफ्ट टिश्यू के पेशेंट है, उनमें जब सर्जरी होती है और कई बार मतलब एम्पुटेशन होता है, जैसे इसका पेशेंट है मैस्टेक्टोमी होती है, जैसे जीआई के पेशेंट है उसमें स्टोमा बैग लगता है। तो ये दिस इज द रिजल्ट ऑफ ट्रीटमेंट, कि एक हमको ऐसे लगने लगता है कि हमारे अंदर कुछ कमी है, हम इनकम्प्लीट है। बहुत बार ये कि बाकी लोग क्या सोचेंगे, मुझे देखेंगे तो क्या सोचेंगे, कैसे लगेगा उन्हें, मैं कैसे फेस करूंगा, मैं बच्चों के साथ कैसे फेस करूंगा। जैसे कि स्टोमा बैग लगा है, तो मेरी फैमिली के मुझे कैसे एक्सेप्ट करेगी। एम्पुटेशन है तो वो कैसे समझेंगे। बहुत बार बच्चों में भी ये चीजें होती है कि वो स्कूल में जाते हैं तो इजीली वो एक्सेप्ट नहीं होते, मतलब एक्सेप्ट नहीं करते उनको। कभी कभी चिढ़ाते हैं, कभी कभी bullying करते हैं। तो इसकी वजह से भी बहुत ज्यादा हद तक इमोशनल डिस्ट्रेस हो जाता है बॉडी इमेज इश्यूज की वजह से। तो इसके को संभालना भी बहुत जरूरी है। तो हमको ये चीज को देखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे भी जो पेशेंट है, मैं बताना चाहूंगी उनको कि इसे कभी भी लगता हो कि आप ये चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, तो उसके बारे में आप खुल के बात कीजिए। और आपके जो डॉक्टर्स है, प्रोफेशनल्स है, ये बात को समझते हैं। आप ये जो दौर से जाते हैं, ये काफी सेंसिटिव दौर है। आप क्योंकि इसके पहले आपने कभी ये चीज को अनुभव नहीं किया होता है, और आप इसके लिए प्रिपेयर भी नहीं होते हैं। हमको नहीं पता होता है कि हमारा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाएगा, या हमारा ट्रीटमेंट के दौरान ऐसी बात हमारे साथ होगी। पर ये चीज होती है तो बहुत ज्यादा असहज हो जाते हैं, हम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। कभी कभी परिवार को भी नहीं समझता है कि चिड़चिड़ापन क्यों हो रहा है। परिवार को भी ये बातें जो है खुल के नहीं बता पाते हैं। तो इस समय फिर किसी के साथ बात करना बहुत जरूरी है। बॉडी इमेज इश्यूज है, पर वो क्यों है, क्या कारण से है। कभी कभी हम ब्लेम करने लगते हैं कि मैंने क्यों किया ये ऑपरेशन, मुझे नहीं करना चाहिए था, अगर ऐसा होता तो मैं नहीं करता। और ये जो बॉडी इमेज इश्यूज है, ये ऑपरेशन के बाद में जब पता चलता है, जैसे हेड एंड नेक कैंसर में, ये हमारे पास भी ऐसे पेशेंट्स आए हैं कि उनको पता चलता है कि उनका डिस्फिगरमेंट होने वाला है। मतलब जब भी ऑपरेशन होगा, थोड़ा सा फेशियल डिफॉर्मिटी हो जाती है, जैसे टंग है, एल्वियोलस है। तो ये जो हेड एंड नेक सर्जरी में थोड़ा डैमेज होता है, कोशिश डॉक्टर जरूर करते हैं कि आपका डैमेज ना हो। पर ऐसा जब भी होता है, ये पता चलता है, तो बहुत बार पेशेंट डिनाई कर देते कि नहीं, मुझे ऐसी सर्जरी नहीं करनी है। अगर ये चीज है कि लोग आके मुझसे मेरे साथ बात नहीं करेंगे, मुझे अवॉइड करेंगे, तो मुझे ये सर्जरी नहीं करनी है। तो एक मुझे याद है, बहुत साल पहले एक पेशेंट, यंग पेशेंट आया था, और उनका एक ऐसे शॉप था। शॉप का मतलब होता है कि डे टू डेली आपको क्लाइंट के साथ, बाकी कस्टमर के साथ आपको डील करना है। आपकी दुकान में आएंगे, आपसे बात करेंगे। और उनको जब पता चला कि नहीं, मैं ऑपरेशन के बाद शायद ऐसे दिखूंगा या मुझे डैमेज होगा, तो मेरा मेरा बिजनेस तो बंद ही हो जाएगा, पर मेरे जो
सोशल कॉन्टेक्ट है या लोगों के साथ मुझे बातचीत करना है, मैं नहीं कर पाऊंगा। सो जिसको बोलते हैं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो ये चीज, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ एक्सेप्टेंस, ये चीजें भी बॉडी इमेज के साथ जुड़ी हुई है। तो इसके लिए बात करना और इसके साथ डील करना बहुत जरूरी है, और बिल्कुल हम कर सकते हैं। तीसरा एक बड़ा मुद्दा है, पॉइंट है, वो है फाइनेंशियल टॉक्सिसिटी। जो मतलब पैसा, पैसे वाली बात है, वो तो हम छुपा नहीं सकते, खास करके ट्रीटमेंट के लिए, बीमारी के लिए। तो यहाँ पे जब सबसे पहले पेशेंट आते हैं, तो कैसे वो तो हॉस्पिटल तक पहुंचते हैं, पर उनके लिए एक बड़ा सवाल होता है, और एक बहुत ज्यादा एक बर्डन होता है कि ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, क्या करेंगे। कई बार ऐसे होता है कि कुछ पेशेंट सब अपना बेच के यहाँ आते हैं। कोई अपना घर, कोई खेती, कोई बिजनेस, कोई जेवर, कोई किसी से कर्जा लेके आता है। तो उस समय उनका फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, और ये फाइनेंशियल स्ट्रेस की वजह से उनके हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा असर होता है, बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस होता है उसकी वजह से, है ना। तो इसके लिए भी बातचीत करना जरूरी है। अभी पेशेंट तो जो पेशेंट टाटा में ट्रीटमेंट ले रहे हैं, वो तो जानते हैं कि यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से हॉस्पिटल, बाकी एनजीओ जो है, ये फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं ट्रीटमेंट के लिए। तो वो थोड़ा सा बर्डन कम होता है, पर शुरू में ये बर्डन तो बिल्कुल रहता है ना। तो एक फाइनेंशियल टॉक्सिसिटी, जिसको फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट की वजह से हो जाता है, तो इसके लिए भी हमको बातचीत करना बहुत जरूरी होता है। फिर लैक ऑफ सपोर्ट, सब लोगों को बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट नहीं होता है। सपोर्ट का मतलब होता है सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं, इमोशनल सपोर्ट। ऐसे कई बार, मतलब कुछ समय से देखा है कि जब पेशेंट को यहाँ लेके आते हैं, और ये बीमारी की मिसकंसेप्शन की वजह से कभी कभी केयर गिवर जो होते हैं वो छोड़ के चले जाते हैं। मैंने अपने प्रैक्टिस में, अपने सर्विस में मैंने देखे ऐसे कि काफी यंग पेशेंट है, विदाउट इन्फॉर्मिंग टू पेशेंट, पेशेंट को वार्ड में एडमिट किया, छोड़ के चले गए। सो ऐसे समय में जो परेशानी, काफी हद तक मेंटल डिस्टरबेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं, और कुछ कुछ पेशेंट को तो कोई रहता नहीं है। तो पेशेंट इज सिंगल, कोई फैमिली नहीं है, फ्रेंड नहीं है, किसी का सपोर्ट नहीं है। ऐसे समय में एनजीओ, सोशल वर्क डिपार्टमेंट हेल्प करता है। उनका ट्रीटमेंट अकेले में होता है, उनके साथ कोई केयर गिवर नहीं है, बराबर है। तो जो लैक ऑफ सपोर्ट की वजह से भी हमारा बहुत ज्यादा हमें परेशानी होती है। हमारे जो है मतलब मेंटल हेल्थ के ऊपर उसका असर होता है, क्योंकि सपोर्ट ही नहीं तो अकेला क्या इंसान क्या करेगा। वो अकेला कहाँ जाएगा, वो एडमिट होगा, फिर वो मेडिसिन लेके आएगा, डॉक्टर से कौन बात करेगा। कुछ ऐसी चीजें होती है कि जो फैमिली के साथ ही बात करना बहुत जरूरी होती है ना। जैसे अम, बीमारी के बारे में बताना, जिसको मतलब ब्रेकिंग ऑफ डायग्नोसिस, ब्रेकिंग ऑफ बैड न्यूज है, या फिर प्रोग्नोसिस है, इसके लिए ऐसे वक्त सपोर्ट की बहुत जरूरी होता है। जब हमको सपोर्ट रहता है तो हमारी बहुत सारी चीजें जो है वो बहुत आसान होती है। उसके बाद एक और बड़ी सी चीज है, आपने सुना होगा एफसीआर, मतलब फियर ऑफ कैंसर रिकरेंस। फियर ऑफ कैंसर रिकरेंस और प्रोग्रेशन। फियर ऑफ कैंसर रिकरेंस, ये ट्रीटमेंट, सॉरी, ये डायग्नोसिस के साथ ही शुरू होता है। अभी ट्रीटमेंट शुरू नहीं हुआ है, पर पहले ही क्या मेरी बीमारी वापस आएगी, क्या क्या होगा, वापस आएगी, क्या होगा, कैसे होगा। कुछ पेशेंट को ट्रीटमेंट के दौरान ये लगने लगता है कि क्या बीमारी वापस आएगी। कुछ पेशेंट ने काफी ट्रीटमेंट किया होता है, और जैसे कि अभी फॉलोअप चल रहा है, उस समय भी ये जो है बात, उस हर
पेशेंट यहाँ पे जो आने के लिए मतलब एंग्शियस होते हैं फॉलोअप के लिए, उनके मन में जो एंजाइटी होती है, इसके पीछे का एक कारण है फियर ऑफ कैंसर रिकरेंस। उनको लगता है मैं अब अभी जाऊंगा तो क्या होगा, मेरा रिपोर्ट क्या होगा, मुझे डॉक्टर क्या बताएगा। ये इतना ज्यादा डर रहता है उनके मन में, इतना ज्यादा एप्रिहेंशन होता है, एंजाइटी होती है, कि इसकी वजह से भी पेशेंट को हमारे पास रेफर करते हैं। जब तक वो डॉक्टर के मतलब एक इन्वेस्टिगेशन के टाइम की, अभी मुझे जो भी इन्वेस्टिगेशन बता है वो वहां से लेके डॉक्टर से मिलके रिपोर्ट जाने तक, वो जो एंजाइटी है काफी पेशेंट की बहुत रहती है। तो इसकी वजह से भी मतलब जैसे हम पेशेंट हमारे पास आते हैं तो हम उनको पूछते हैं, हमारा कुछ स्क्रीनिंग होता है, उनको पूछते हैं कि आपकी नींद कैसी है, आपका भूख कैसा है, आपका मूड कैसा है। तो ये बताते हैं कि नहीं, यहाँ आने तक ठीक था, पर अभी आए हैं 2 दिन से तो बहुत ज्यादा परेशानी है, पता नहीं क्या होगा, मन में एक डर सा बैठा है, अगर वापस आएगी तो मैं इतना सारा ट्रीटमेंट नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि ट्रीटमेंट के दौरान जो साइड इफेक्ट से पेशेंट गुजरते हैं, उसका भी एक बहुत डर मन में उनके बैठ जाता है। और जब भी आते हैं तो ये लगता है कि अगर बीमारी वापस आएगी तो ये सारा ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, तो ये डर काफी रहता है। तो फियर ऑफ कैंसर रिकरेंस जो है वो डायग्नोसिस से लेके फॉलोअप तक भी रहता है। कभी कभी सर्वाइवर के मन में भी रहता है, काफी साल तक सर्वाइविंग है, कोई भी दिक्कत नहीं है, पर अभी भी जब आते हैं तो कुछ सर्वाइवर के मन में ये फियर ऑफ कैंसर रिकरेंस रहता है। कभी हमने सुना होता है, बहुत बार तो हमारे ऊपर सुनाई बातों का ज्यादा असर होता है। डॉक्टर बताते हैं कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, पर हम ओपीडी में आते हैं, बाकी पेशेंट के साथ बात होती है कि हाँ 15 साल कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ फिर हो गया, 5 साल कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ फिर। तो ये जो बातें हैं, ये बातें मन के ऊपर बहुत ज्यादा असर करती है, और उसकी वजह से भी ये जो डर है ये डर बना रहता है। एक और है सेक्सुअल कंसर्न्स। तो सेक्सुअल कंसर्न, इसकी वजह से भी ये कंसर्न्स मन में आते हैं, क्योंकि कुछ ट्रीटमेंट है, वो ट्रीटमेंट का असर हमारे सेक्सुअल लाइफ पे होता है ना। जैसे जीआई कैंसर से, उसमें कीमोथेरेपी की वजह से जो सेक्सुअल एक्टिविटी डिजायर, इसके ऊपर भी असर होता है। और इसकी वजह से जो एक फैमिली लाइफ है, एक सेक्सुअल लाइफ है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, इसके ऊपर बहुत असर होता है। और इसके लिए हम खुल के बात नहीं करते, डॉक्टर से भी बात नहीं करते हैं। जो पार्टनर्स होते हैं, पार्टनर्स भी उस समय इतने ज्यादा अप्रिहेंसिव होते हैं कि एक दूसरे के साथ बात नहीं करते हैं। उनको ये लगता है कि अभी ट्रीटमेंट ज्यादा जरूरी है, तो हम ये जो हमारे सेक्सुअल लाइफ है, इसको हम साइड में कर देते हैं, ये जरूरी नहीं है। पर इसकी वजह से भी आ, दोनों पार्टनर के बीच में इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम, इमोशनल प्रॉब्लम होते हैं। तो इसके लिए डॉक्टर के साथ बात करना जरूरी है। अगर जैसे और एक अब हमने भी बात की थी कि जीआई कैंसर में जैसे कोलोस्टोमी है, स्टोमा बैग होता है, इसकी वजह से भी काफी सेक्सुअल इश्यूज होते हैं। और जैसे कि मतलब लीकेज के लिए बहुत ज्यादा डर रहता है, एक ओडर के लिए बहुत ज्यादा डर रहता है, और ये चीजों का सेक्सुअल लाइफ पे असर होता है। तो इसके लिए भी उपाय है, आप स्पेशलिस्ट के साथ बात करके बहुत हद तक इसका उपाय ढूंढा जा सकता है। तो ये जो सारे साइकोसोशल इश्यूज है, और भी कई साइकोसोशल इश्यूज है, तो इसके ये बीमारी के दौरान मतलब डायग्नोसिस के दौरान, ट्रीटमेंट के दौरान, पोस्ट ट्रीटमेंट, ड्यूरिंग फॉलोअप, ड्यूरिंग सर्वाइवरशिप, ये होता है। तो ये इसके बारे में हमको बात जरूर करना चाहिए। अ, अ, जैसे इसके सवाल इसका जो मेडिकल साइड है, जो क्लिनिकल साइड है, तो हमारे मतलब ऑन्कोलॉजिस्ट है, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हो गए, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हो गया, हो गए,
रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हो गए, क्योंकि कुछ साइड इफेक्ट जो है ये पर्टिकुलर ट्रीटमेंट की वजह से है। तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, डॉक्टर बिल्कुल उसके लिए बात कर सकते हैं और आपके लिए बता सकते हैं। कोप अप कैसे करना है, हमारा आज का विषय है कि अ, बीमारी के दौरान हमको अपने आप को कैसे संभालना है, ये बीमारी के साथ हमको कैसे कोप अप करना है। तो सबसे पहले जरूरी है कि स्वीकार, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस क्या चीज का? एक्सेप्टेंस सबसे पहले तो कि ये बीमारी हमें हुई है, ये किसी भी तरह का, कहीं भी कैंसर हो शरीर के कोई हिस्से में, ये हमें बीमारी हुई है, ये हमको धीरे धीरे समझ के एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक हम इसको स्वीकार नहीं करते, हम एक्सेप्ट नहीं करते, हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ने की पहली सीढ़ी है स्वीकार, एक्सेप्टेंस। कभी कभी बाकी लोग हमें एक्सेप्ट करते हैं पर हम खुद को ही एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो हमें ये एक्सेप्ट करना है कि अभी इस वक्त ये मेरी बीमारी है, और ये बीमारी की वजह से कि मेरे कुछ फिजिकल सिम्टम्स है, मेरे मतलब मेरे बॉडी थोड़ा मेरा चेंज हो गया है, मेरा रूटीन मेरा चेंज हो गया है, मेरे खाने के ऊपर थोड़ा सा असर हो गया है, मैं पहले जैसा नहीं हूँ, ये हमको एक्सेप्ट करना है। पर पहले जैसा क्यों नहीं हो, क्योंकि इसके लिए बीमारी कारण है, बीमारी के ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट्स कारण है। तो हम पूरी तरह से अगर जब हम एक्सेप्ट करते हैं तो हमको इसके साथ डील कैसे करना है ये हम सोचते हैं। तो हम धीरे धीरे फिर आगे बढ़ते हैं कि एडजस्ट। तो फिर हम क्या क्या चीजों के साथ एडजस्ट करते हैं, हम खुद से बात करते हैं उस वक्त जब हम एक्सेप्ट करते हैं। और एक्सेप्ट और एडजस्टमेंट के बीच में एक सेल्फ टॉक है, सॉरी। तो वो सेल्फ टॉक खुद के साथ करना बहुत जरूरी है। वो सेल्फ टॉक इसके लिए कि इस तरह से वो सेल्फ टॉक करना जरूरी है कि हाँ, मैं पहले के जैसा नहीं हूँ, पहले की जैसे नहीं हूँ, क्योंकि बीमारी हुई है, ट्रीटमेंट हुए हैं, ये ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट है, और ये साइड इफेक्ट की वजह से मेरे ऊपर थोड़ा असर हुआ है। और फिर हम इसको वो असर को कैसे हम दूर कर सकते हैं। जैसे हम थोड़ा सा हमें चिड़चिड़ापन आ गया है, हम डिस्टर्ब हो गए हैं, कई तरह के फिजिकल डिस्टरबेंस है, जैसे नींद के ऊपर भी एक बड़ा असर होता है। और नींद नहीं आने की वजह से भी हम थोड़ा चिड़चिड़ापन, मतलब चिड़चिड़ा जाते हैं, चिड़चिड़ापन हो जाता है। तो फिर हमें ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग यहाँ पे हम करने लगते हैं जब हम एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हैं कि अभी मुझे नींद नहीं आ रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए। नींद के कुछ एक्सरसाइजेस है, ये हमको करना है। अभी बेचैनी हो रही है, तो बेचैनी के साथ कैसे डील कर सकते हैं। डिप्रेशन आया है, डिप्रेशन के साथ कैसे डील कर सकते हैं। हम डॉक्टर के साथ बात करते हैं, और जब भी डॉक्टर के साथ हम इसे खुल के बात करते हैं तो डॉक्टर डेफिनेटली हमारे पास रेफर करते हैं। और फिर हम विस्तार से बात करते हैं कि क्या हो रहा है। हम शुरू से एकदम बात करते हैं कि क्या है, क्या कंप्लेंट है, मतलब क्या हो रहा है, क्या बदला हुआ है, क्या होता है एक्चुअली। अगर दर्द है तो वो किस तरह से है, चिड़चिड़ापन हो रहा है तो एक्चुअली क्या हो रहा है, अगर नींद नहीं आ रही है मतलब एग्जैक्टली क्या हो रहा है। क्योंकि नींद के लिए इंटरवेंशन करने के लिए नींद को समझना बहुत जरूरी है। सिर्फ नींद नहीं आती है इतने से नींद के बारे में इंटरवेंशन नहीं होता है। कुछ पेशेंट को बार बार नींद से, जैसे कभी कभी वॉशरूम के लिए बार बार उठते, उसकी वजह से स्लीप डिस्टरबेंसेस होती है। कुछ पेशेंट जो है बीच बीच में पानी पीते रहते, उसकी वजह से फिर वॉशरूम जाना होता है, इसकी वजह से नींद डिस्टर्ब होती है। कभी हम सोचते हैं बहुत ज्यादा, टेंशन की वजह से नींद डिस्टरबेंसेस होते हैं। तो नींद के कारण भी जानना जरूरी होते हैं, है ना। तो ये एक हम नींद के लिए भी जो बात की है, तो अब हमें एडजस्टमेंट, तो फिर हम नींद के साथ थोड़ा कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, नींद को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो धीरे धीरे हम एक एक स्टेप आगे आते हैं। क्योंकि
ट्रीटमेंट के दौरान जो प्रॉब्लम्स है वो थोड़ा मतलब आने वाले हैं। इसीलिए भी नींद ठीक हो गई तो कुछ और प्रॉब्लम आएंगे, जैसे पेन हो गया, खाना नहीं होता है, खाने के ऊपर सबसे ज्यादा असर होता है, बराबर है। और ये होता है, उसकी वजह से भी हम बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं कि क्यों नहीं हम खा पा रहे हैं। कुछ पेशेंट बहुत ज्यादा अच्छे कोपिंग वाले होते हैं, मतलब उनका कोपिंग मैकेनिज्म अच्छा होता है। पर जब इस समय वो ये प्रॉब्लम की वजह से कोप अप नहीं कर पाते तो अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं कि इतना स्ट्रांग हूँ, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। कुछ लोग जो है ये अपना जैसे स्ट्रांग स्ट्रांग होते हैं और अभी वीक हो गए हैं, इसको भी वो छुपाते हैं क्योंकि वो अपना वीकनेस नहीं दिखाना चाहते। ये भी उनके लिए बहुत ज्यादा समस्या हो जाती है, बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती है कि सबको पता है कि मैं स्ट्रांग हूं तो मुझे इस वक्त वीकनेस नहीं दिखाना है। पर अगर ऐसे करने से उनका वो ये चीजों के साथ अच्छी तरह से कोप अप नहीं कर पाएंगे, बराबर है। तो सेल्फ सपोर्ट और मोटिवेशन इसके बाद आता है सेल्फ सपोर्ट। खुद का हम हमको बाकी लोगों का सपोर्ट लेना तो जरूरी है, पर खुद का सपोर्ट करना भी बहुत जरूरी है, खुद को मोटिवेट करना भी बहुत जरूरी है, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ मोटिवेशन। क्योंकि जब तक हम खुद को मोटिवेट नहीं करेंगे, हम पूरी तरह से वो चीज के साथ हम लड़ नहीं सकते हैं। तो अंदर से हम हमको अंदर से मतलब मोटिवेट होना, हमारे अंदर से हमारे क्षमता को बढ़ाना बहुत जरूरी है। क्षमता इस दौरान कम होती है, हो सकती है, पर वही कि उसको एक्सेप्ट करना है कि हाँ, मेरा ताकत थोड़ा कम हो गया है पर खत्म नहीं हुआ है। तो जब हम ये खुद को बताते हैं, मतलब हम खुद को सपोर्ट करते हैं, आगे बढ़ने के लिए खुद को मोटिवेट करते हैं कि मुझे आगे क्या करना है, बराबर है। इम्प्रूव रेजिलियंस, मतलब ट्रीटमेंट के दौरान हमारे हमारे खुद को, मतलब जैसे खुद की प्रतिकार शक्ति हमको कैसे बढ़ानी है, मेंटल प्रतिकार शक्ति हमको कैसे बढ़ानी है, ट्रीटमेंट के साथ हमको कैसे आगे बढ़ना है, ये ट्रीटमेंट हमारा ज्यादा से ज्यादा इजी हो, कंफर्टेबल हो, इसके लिए हमको क्या क्या करना है। तो कुछ एक्टिविटीज भी करना बहुत जरूरी होता है, और उसके लिए खुद को बताना भी जरूरी होता है कि क्या क्या एक्टिव हम खुद को कैसे बिजी रख सकते हैं। अगर हम खुद को बिजी नहीं रखते हैं तो क्या होगा, अगर हम खुद को बिजी नहीं रखते तो दिन भर हमारे मन में परेशानी के विचार आएंगे। अगर हम ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट्स के बारे में सोच रहे हैं, या फैमिली परेशानी के बारे में सोच रहे हैं, या और कोई चीज के बारे में सोच रहे हैं, तो वो चीजें ज्यादा मन में आएगी और ज्यादा परेशान हो जाएंगे और हमारी बॉडी और वीक हो जाएगी। तो हमको अलग अलग चीजों में खुद को बिजी रखना भी बहुत जरूरी है। तो हम क्या क्या चीजों में बिजी रख सकते हैं, छोटी छोटी चीजें जो हमारे इर्द गिर्द है, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो भी अच्छा लगता है, छोटी एक्टिविटी हम पेशेंट को बताते हैं कि हर एक घंटे में एक 10 to 15 मिनट्स के लिए, जैसी भी आपकी क्षमता हो, तो उसमें आपको खुद को बिजी रखना है। कोई भी चीज, जैसे मतलब म्यूजिक हो गया, या फिर कुछ आर्ट वर्क हो गया, फिर या रीडिंग हो गया, या सुडोकू, क्रॉसवर्ड्स। किसी को कोई हॉबी अच्छा लगता है, जैसे अगर आप घर पे है तो गार्डनिंग हो गया, या फिर आपको कुछ स्केचिंग का स्केच बनाना अच्छा लगता है, वो हो गया, योगा है। सो बहुत छोटी छोटी एक्टिविटी जो करने से आपका मन थोड़ा सा ये सारी चीजों की तरफ से डाइवर्ट होता है, मतलब निगेटिव इमोशन से आपका मन डाइवर्ट होता है। वो सारी चीजों में आपको बिजी रखना बहुत जरूरी है। बिजी रखने का और एक कारण है कि बिजी रखने से हमको एक फिजिकल एनर्जी मिलती है, और जो हमारा मेंटल रिलैक्सेशन है, ये रिलैक्सेशन भी हमको काफी हद तक मिलता है अगर हम देखिएगा थोड़ा जी, थोड़ा भी इसी बिजी से रहे। इसी से जुड़ा एक सवाल है। एक्चुअली जी ये मेरा भी अपना अनुभव है, और आई एम श्योर बहुत सारे लोग जो यहाँ पे हैं वो भी शायद रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि जब लाइफ में ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें वो चीज़ें भी खराब लगती हैं जो अमूमन हमें अच्छी लगती हैं। लाइफ मतलब अगर आज अगर हम रुक के देखते हैं पीछे,
तो ऐसा लगता था उस समय पे, मतलब कोई भी इंसिडेंस, ऐसा कोई ट्रॉमा या ट्रेजेडी या कैंसर होने से पहले जिंदगी एक रेल की तरह जो है भागी जा रही थी, दौड़ती जा रही थी, दौड़ती जा रही थी, सब कुछ अच्छा था। और जहाँ ये कोई इंटरवेंशन आता है वहाँ सब कुछ रुक जाता है। एंड उसके बाद फिर कुछ अच्छा नहीं लगता है, कई बार तो जीने का भी मन नहीं करता है। तो ऐसे में हम कैसे वो छोटी छोटी एक्टिविटीज को, क्योंकि ये करना बहुत मुश्किल होता है। मतलब जैसे मान लीजिए कि मुझे गार्डनिंग करना बहुत पसंद है, लेकिन मेरी लाइफ में से कोई परेशानी आई, अब मुझे गार्डनिंग करने का मन ही नहीं कर रहा है। तो ऐसे में कैसे उठाऊं अपने को? जी। सो ऐसे जब होता है तो देखिए बहुत सारी तरह की चीजें हैं करने के लिए, है ना। अगर गार्डनिंग नहीं अच्छा लगता है, पर एक छोटी सी चीज जो किसी ना किसी को थोड़ा देर के लिए तो अच्छी लगती है, अगर ये सब कुछ भी मुश्किल है, मतलब कुछ भी करना अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसमें आता है एक प्रोफेशनल मेंटल हेल्थ सपोर्ट। क्योंकि अगर ऐसा है कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, हो सकता है कि डिप्रेशन के सिम्टम्स है, एंजाइटी के सिम्टम्स है, उसके लिए हम काम करेंगे। अगर ऐसा है हम काम करेंगे उसके लिए, और जरूरत पड़ने पर हम कुछ मेडिसिन स्टार्ट करेंगे, ताकि जो उसके बाद नॉन फार्मेकोलॉजिकल थेरेपीज जिसमें आता है, वो करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। होता है ऐसे कि जहाँ पे हमको ऐसे लगने लगता है कि हमारे लाइफ का एक जो क्या होता है, एक मकसद, एक जो एक मोटिवेट खत्म हो गया है, ऐसे मोड पे आते हैं पेशेंट। पर उनके साथ तब बात करना जरूरी है, उनको सपोर्ट करना जरूरी है कि ये चीजें संभव है, ये चीजों से आप गुजर रहे हैं, पर ये जो फेज है यही नहीं रहने वाला है, ये हम इससे आगे हम बढ़ेंगे। तो जो रेगुलर सेशंस होते सपोर्टिव साइकोथेरेपी और उसके बाद का, तो वो हम करते हैं यहाँ पे। धीरे धीरे एक एक चीज को एक साथ सारा नहीं कर सकते हैं। जिसे बहुत बार होता है कि किसी का मतलब मोटिवेशन एकदम कम है, एकदम कम है, तो उसके लिए भी हम धीरे धीरे करके फिर थोड़ा एक्टिविटीज हम रखते हैं। हमने एक एक्टिविटी स्केड्यूल बनाया है पेशेंट के लिए, कि वो एक्टिविटी भी हमारा मोटिवेशन बढ़ाता है। जैसे सिंपल एक्टिविटी जैसे वॉक हो गया, 2 मिनट्स वॉक। पेशेंट रूम के अंदर है, एडमिट है, वॉक कीजिए, सीटिंग कीजिए। वॉकिंग भी एक जिसको हम बोलते हैं माइंडफुलनेस वॉकिंग। अगर आप 2 मिनट भी चल रहे हैं, पर आप पूरा अवेयर होके चलिए कि आप चल रहे हैं, आपके स्टेप्स कैसे हो रहे हैं। तो ये छोटी सी चीज है, पर ये हम कर सकते हैं। हम बाकी पेशेंट के साथ जो उनके रिश्तेदार है, उनके कोई फ्रेंड है, तो उनका भी यहाँ पे एक बहुत बड़ा रोल होता है कि जो पेशेंट को ये चीज के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। और इसका सिर्फ करने के लिए नहीं, उनका जब भी हम बोलते हैं तो उसके उसका कारण क्या है, इसका फायदा क्या होता है। जैसे डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, हम पेशेंट को हमेशा एक्सप्लेन करते हैं कि डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज क्यों करना है, क्या है एक्चुअली ये। हम सब लोग तो ब्रीदिंग करते हैं, पर फिर डीप ब्रीदिंग क्या है, माइंडफुलनेस ब्रीदिंग क्या है, वो क्या होता है, कैसे होता है, और उसका फायदा क्या होता है। तो ये बहुत मतलब जो ब्रीदिंग है कि हम एक जगह पे रह के हम कर सकते हैं। सिंपल ब्रीदिंग करना है हमको, ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है। पर जब भी हम ब्रीद जो ये एक्सरसाइज करते हैं, तो ये एक्सरसाइज की वजह से हमारे सिस्टम में एक नर्व है, वेगस नर्व हम जिसको बोलते हैं, वो एक्टिवेट होती है। और ये जो नर्व है, इससे हमारे जो बड़े ऑर्गन है ये कनेक्ट होते हैं। जैसे ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, लंग हो गया, लिवर हो गया। सो ये बड़े ऑर्गन भी हमारे उतने ही एक्टिवेट होते हैं। इसका मतलब है हमारी पूरा सिस्टम हमारी एक्टिवेट होती है। तो ये अगर हम बताते हैं पेशेंट को, तो वो ये चीज समझते हैं। जब तक उनको नहीं समझेगा कि हम क्यों कर रहे हैं, तो सिर्फ ये कीजिए ये बोलने से कोई शायद नहीं करेगा। बराबर है। तो हम यही बोल रहे हैं कि हमको करना जरूरी है, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें ये सफर अच्छी तरह से तय करना है। इसमें अप डाउन्स आने वाले हैं, और 24 आवर्स हम एक फेज में नहीं है। अभी हमने हमको अच्छा लगा, हमको हो सकता है कि दोपहर में शाम को अच्छा नहीं लगे, उसका कुछ कारण हो सकता है। कभी पेन हो गया तो इमिजिएटली हमारा मूड खराब हो जाता है, बराबर है।
कभी जैसे नींद नहीं आई तो दूसरे दिन हमारा हम टायर्ड हो जाते हैं, और फिर हम थक जाते हैं, हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो उस समय सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। सपोर्ट बाय फैमिली, सपोर्ट बाय फ्रेंड। तो मैं यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म पे सबको ये बोलूंगी कि यहाँ पे आप अकेले नहीं हो। आपके साथ कोई ना कोई है, आपका परिवार है। परिवार आपका, यहाँ पे आपके डॉक्टर्स है। आपने ये अनुभव किया होगा कि जब भी आप हॉस्पिटल में आते हैं तो हर ओपीडी में बहुत सारे लोग होते हैं इंफॉर्मेशन देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। और आपके जो भी इश्यूज है, वो इश्यूज को जहां तक हो सकता है सॉल्व करने की सब लोग कोशिश करते हैं। जैसे फाइनेंशियल इश्यूज है, उसके लिए आपको रेफर किया जाता है कि आप मेडिकल सोशल वर्कर के पास जाइए। तो अगर ये इश्यूज है और इससे रिलेटेड ही स्ट्रेस है, बाकी कुछ स्ट्रेस नहीं है, तो वो सपोर्ट मिलने के बाद वो स्ट्रेस काफी हद तक कम हो जाता है। जो हमारा मेंटल स्ट्रेस है वो अलग अलग चीजों की वजह से है। कभी हमारी तबीयत की वजह से, हमारी खुद की वजह से। पर एक इसका हमारा इंटेंशन, हमारा ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि हमको इससे बाहर निकलना है। हमें ये चीज के साथ अच्छे से डील करना है। जितना हम डे टू डे, एवरी डे हम ये चीज के साथ हम डील करते रहेंगे, तो एक फिर हम एक मेंटेनेंस के एक स्टेज पे हम आते हैं कि हाँ, कि हम ये चीज के साथ हम कैसे डील करेंगे। हम क्या करेंगे, हमको परेशानी हो रही है तो हम क्या करेंगे। हमारे पास कुछ चीजें अवेलेबल है, हमको बताया गया है कि हाँ, ये करने से आपको अच्छा लगेगा, आपको करना है। और जब तक हम खुद को ये चीज में एक्टिवेट नहीं करते हैं, तो उसमें हमको ट्रीटमेंट में भी उतना फायदा नहीं होगा। कि जैसे हम बताते पेशेंट को कि हमको कीमोथेरेपी लेना है, सो ये थेरेपी, कीमोथेरेपी अच्छा हो इसके लिए हमको हमारे मन का ध्यान रखना है। हम हमारे मन का ध्यान रखते हैं तो हमारा मन हमारे बॉडी का ध्यान रखता है। तो ये चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। सो ये हमको करना है। जी। प्रोफेशनल सब। हाँ, जी। अच्छा, एक और लाइक जैसे मेंटल हेल्थ जो है ना हमारे देश में, हमारे समाज में, आई आई डोंट नो लाइक वर्ल्ड वाइड कैसा है, बट हमारे देश में बहुत बड़ा टैबू है। और इतना बड़ा टैबू है कि एक मंच है जहाँ पे हम सब बात करें मेंटल हेल्थ की। उसके बाद भी मुझे किसी का मैसेज आया, और उनका एक सवाल है रेदर, वो ये मैसेज वो इस ग्रुप में है तो भी उन्होंने यहाँ पे मैसेज नहीं पोस्ट किया, कि मतलब लोग क्या कहेंगे। एक ये बहुत बड़ा डर या बहुत बड़ा वुड से एक चुनौती रहती है कि हम तो अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन समाज में जो हमारे आसपास के लोग हैं वो हमारे हमें डिमोटिवेट कर रहे हैं जाने अनजाने। अरे तुमको कैंसर हो गया, अरे तुम्हारा ऐसा है, अरे तुम्हारा वैसा है, अब तो तुम बचोगे नहीं। इस तरह के जो लोग डिमोटिवेट करते हैं उनको कैसे डील किया जाए, ये इनका सवाल है। देखिए, कि अलग अलग इंडिविजुअल्स है, तो अलग अलग जो है विचार रहेंगे, बराबर है। सो पर हम हर एक के विचार को, हर एक के बिहेवियर को, इमोशन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। यहाँ जब हम आते हैं तो हमको पता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। और ये जो सवाल है, ये जो टैबू है, अब कैंसर से रिलेटेड जो भी टैबू है, ये डेफिनेटली मतलब है। पर हमको इसके लिए ये खुद को बताना है कि हम इतना ही हम कर सकते हैं कि हम उनसे हम दूर रह सकते हैं। अगर हमको ऐसे लग रहा है कि कोई हमको इस तरह से डिमोटिवेट कर रहा है, या फिर बाकी लोगों की इस तरह की बातों से हम परेशान हो रहे हैं, तो हम इतना जरूर कर सकते हैं, हम थोड़ा डिस्टेंस बना के रख सकते हैं। क्योंकि हर एक को उसका जवाब देना, उसके बारे में बताना संभव नहीं है। हम कितने लोगों को जाके हम बताएंगे। हम इतना उनको जरूर बोल सकते हैं कि चल रहा है, डॉक्टर हमें देख रहे हैं, हमारा हम अच्छे से अपना देखभाल कर रहे हैं। और हॉस्पिटल में काफी ऐसे पेशेंट हैं कि जो बहुत ट्रीटमेंट लेके बहुत अच्छे हैं, तो हमारा भी ट्रीटमेंट अच्छे से हो रहा है। तो हम ये जरूर बता सकते हैं। पर हर एक छोटी मोटी चीजों के लिए हम खुद को, उनकी बातों को लेके हम खुद को परेशान हमको करने से नहीं होगा, क्योंकि उसका असर हमारे हेल्थ पे होगा। तो हम पेशेंट को बताते हैं। ये जो आपने बात बोली है, ये मतलब बहुत अच्छा सवाल है। और ये जो है पेशेंट के एक्सपीरियंसेस है कि वो आते, वो बताते हैं कि नहीं हम कैसे करें, हर हमको पूछते पूछते हैं। पर हम इतना ही कर सकते हैं
कि हम डिस्टेंस बना सकते हैं। अगर हम जवाब दे सकते हैं तो हम जवाब जरूर देंगे। पर हमारे लिए जरूरी है, उनके बोलने से ज्यादा जरूरी है कि हम अपना ख्याल कैसे रखें। हम ये जरूर कर सकते हैं। हाँ। तो थैंक यू। हमारी यही बात हो रही थी कि अपने आप को संभालना जरूरी है। ये प्रॉब्लम्स होने वाली है। लाइफ में जो पहले भी अप डाउन्स आती थी, वो अभी बीमारी को लेके थोड़ा अलग अप डाउन्स रहेगा। पर उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, हमारे स्ट्रेंथ क्या है। हम बहुत बार हमारे वीकनेस के बारे में ज्यादा सोचते हैं, और फिर हमको वो चीज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगती है। पर हमारी अपनी स्ट्रेंथ क्या है, हमारे अंदर ऐसी कौन सी चीजें हैं कि जिसका उपयोग हम अपने ये ट्रीटमेंट के दौरान कर सकते हैं। किसी को मतलब किसी का नेचर बहुत अच्छा है, अच्छा सोच वाला है, तो हम ये अपने पॉजिटिव सोच को बढ़ा सकते हैं, है ना। किसी का नेचर एकदम स्पोर्टिंग है, तो हम ये चीज को हम थोड़ा स्पोर्टिंगली हम ले सकते हैं। अपना हम कर सकते हैं खुद के लिए। ये हमें सोचना और उसके ऊपर ऐड करना बहुत जरूरी है। नहीं तो हर समय हमको बहुत ज्यादा वीक लगेगा, हर समय हम हमें एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस लगेगा। हमको ये लगेगा कि अभी हम ये सारी जो बातें कर रहे हैं इसीलिए कर रहे हैं कि हमारा अपना स्ट्रेंथ इससे बढ़े। ये जी, उर्वशी I'm जी आप कुछ audible? कहना चाह रही थी? सर हाँ। मुझे पूछना है। जी जी जी। हाँ। तो आप मुझे बोल रहे हैं विवेक जी? हाँ, आप, यू रेज्ड हैंड, यू वांटेड टू से समथिंग। हाँ, नहीं नहीं, आई जस्ट वांटेड टू ऐड जी। फ्यू पॉइंट्स। आई थिंक फर्स्टली थैंक यू कि आपने ये टॉपिक टेक अप किया आज, एंड लेखिका जी's presentation has been very informative. I wanted to just share a few points जो लोगों को शायद हेल्पफुल लगे या काम आए, पेशेंट्स हो या केयर गिवर्स हो। आई थिंक एक चीज हमारे यहाँ जो खास तौर से प्रॉब्लमेटिक है, हम लोग जो आपके इमोशंस हैं उनको बहुत लेबल करते हैं कि ये पॉजिटिव इमोशन है, ये नेगेटिव इमोशन है। और इमोशन इमोशन होता है, मैं वही कहना चाहती हूँ। फीलिंग आपकी फीलिंग होती है ना, वो पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है। जब आपके साथ सामने ऐसी लाइफ चेंजिंग कोई चीज आती है, तो आपको हर तरह की फीलिंग होगी। और वो चीज एक बहुत ही नेचुरल सी चीज है। मतलब किसी की लाइफ में आप कैंसर छोड़ दीजिए, कोई भी और इस तरह की बहुत बड़ी सिचुएशन आती है, तो उस इंसान में हर तरह की फीलिंग होगी। उसमें गुस्सा भी आता है, उसमें आपको सेल्फ डाउट भी होता है, अपने ऊपर भी आप क्वेश्चन करते हैं, आपको और चीजों से फेथ भी हट जाता है, बहुत सी चीजें होती हैं। एंड आई थिंक उसको जरूरी है कि आप इतना जज ना करें, अपने आप को जज ना करें, अपने आप को थोड़ा स्पेस दें, अपने आप को थोड़ा काइंडनेस से ट्रीट करें। आई थिंक व्हाट वी फाइंड सबसे ज्यादा हार्ड होता है करना, टू लव योर सेल्फ। मतलब हम दुनिया भर के लोगों को लव कर लेते हैं, अपने आसपास के पेरेंट्स हों, पार्टनर्स हों, बच्चे हों, वी फॉरगेट टू लव आवर सेल्व्स। तो सबसे पहले आप ये करना बहुत जरूरी है कि ठीक है, आज मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे आ रहा है, दैट्स ओके, दिस विल आल्सो पास। आज मुझे रोना आ रहा है, इट्स ओके, आई कैन क्राई, इट्स नॉट सच अ बिग डील। तो आई थिंक हमारे यहाँ ये बहुत बड़ी समस्या है। ये मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस से देखा है कि कोई जरा सा रो रहा होता है तो हम लोग सब इतने अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तो वो आपका डिस्कम्फर्ट है, कि आप उस इंसान को अपना इमोशन एक्सप्रेस नहीं करने देते। तो आई थिंक दिस नीड्स टू रियली चेंज इन आवर सोसाइटी। एंड आई थिंक एज अ पेशेंट, जो आपके कंट्रोल में है आप वही कर सकते हैं। अब लोग मुझे भी आके, मैं तो बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस पे जाती हूँ, स्टेज पे बैठती हूँ, बातें करती हूँ। अब लोग आके रैंडमली कॉन्फ्रेंस में आपको कुछ भी उल्टी सीधी बात बोल देंगे, अरे आपके तो बाल नहीं गए, अरे आपको तो लगता नहीं कैंसर है। मैंने कहा भाई, लगता का क्या मतलब है, क्या लुक होता है कैंसर का? तो मैं तो
सोचूं कि पब्लिक हेल्थ में काम करती हूँ तो मैं फिर भी थोड़ा समय निकाल के लोगों को एजुकेट करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन हर पेशेंट के पास ना वो बैंडविड्थ होती है, ना वो एनर्जी होती है। तो वो आप पे डिपेंडेंट है कि आप किस कमेंट को कितना वेटेज देते हैं। लोग तो बोलते ही रहेंगे, हर तरह की चीजें बोलते रहेंगे, लेकिन आपको उसको उतना वेटेज देने की जरूरत हमेशा नहीं है। तो आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड लास्टली आई वुड से कि मेरा जैसे कैंसर है, स्टेज 4 है। अब इसमें तो कोई ट्रीटमेंट एंड डेट भी नहीं है। रोज ही दवाइयां आप खाइए, रोज ही साइड इफेक्ट झेलिए। आपके हर महीने स्कैन्स और दुनिया भर की चीजें हो रही हैं। तो ये जो तरह के कैंसर्स हैं, स्पेशली एडवांस्ड कैंसर्स हैं, जहाँ कोई एंड डेट आपके सामने नहीं है, क्योंकि एज ऑफ नाउ ये क्योरेबल नहीं है। तो इसमें आपको जो वो एक दिन है, उसी के हिसाब से, उसी के मेरिट पे जीना चाहिए। मैं ऐसे ही करती हूँ। और अब 3.5 साल हो गए मुझे ऐसे ही करते हुए। लेकिन जो एक दिन मेरे सामने है, मैं सिर्फ उसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश करती हूँ। जो कि मैं अगर सोचने लगूं कि अरे पता नहीं कब तक चलेगा, क्या होगा, तो फिर तो वो एक बहुत ही नेगेटिव स्पाइरल आप चले जाते हो उसमें। तो आई नो इट इज, कहना आसान है, करना कई बार मुश्किल होता है। लेकिन मेरे लिए प्रैक्टिकली ये एक चीज हेल्प करती है कि मैं उस दिन का कुछ भी छोटा सा टारगेट रखूं कि भाई आज ये पिक्चर ही देखनी है, या आज इस दोस्त से मिलना है, या आज ये काम करना है, जो भी थोड़ा बहुत हो। और अगर आप ना मीट कर पाए वो टारगेट, वो भी ठीक है। लाइक आई सेड कि वो सेल्फ लव, सेल्फ काइंडनेस बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन वो हेल्प करता है जब आपका एक बड़ा ही लंबा लॉन्ग ड्रॉन आउट ट्रीटमेंट चल रहा होता है। सो आई पर्सनली फील कि वो हेल्प करता है। एंड फाइनली मैं यही कहूंगी कि जिसको एक्स्ट्रा हेल्प की जरूरत है, जैसे मुझे डायग्नोसिस के बाद आई वाज इन दैट कैटेगरी कि मुझे एंटी डिप्रेसेंट्स की जरूरत पड़ी, और मैं आज तक उनमें लेती हूँ। एंड आई डोंट थिंक उसमें कोई शर्म की बात होनी चाहिए या कोई हेजिटेशन होना चाहिए। हर किसी को जरूरत ना हो, जरूरी नहीं है, लेकिन अगर किसी को है जरूरत, तो लेना बहुत जरूरी है। और उससे क्वालिटी ऑफ लाइफ में बहुत फर्क पड़ता है। आज मैं दिन में इतनी ज्यादा चीजें कर पाती हूँ जो शायद मेरे जो बिल्कुल हेल्दी पेयर्स हैं वो भी ना कर पाए। तो अगर थोड़ा सा आपको कुछ हेल्प मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, तो उसको लेने में, वो भी हमारे यहाँ बड़ा स्टिग्मा है कि अरे कैसे, क्या इसका मतलब क्या, आप पागल हो गए हैं, आप दिमाग की दवाई ले रहे हैं। ये सब कुछ नहीं है। मतलब अगर मैं इतनी हजारों दवाइयां और ले रही हूँ तो मैं एक और ले लूंगी तो कुछ हो नहीं रहा उससे। और अगर वो मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इतना इम्प्रूव करती है तो वो बहुत वर्थ इट है। तो आई थिंक ये कुछ चीजें हैं जो पेशेंट्स को भी, और मुझे लगता है केयर गिवर्स भी जो हैं, आसपास लोगों के हैं, दोस्त हैं, सबको ध्यान रखना चाहिए। तो आई जस्ट वांटेड टू शेयर सम ऑफ दीज थिंग्स अपने एक्सपीरियंस से। थैंक यू सो थैंक यू। मच उर्वशी जी, इट्स क्वाइट यूजफुल बिकॉज जो पर्सपेक्टिव पेशेंट्स के द्वारा आता है वो कई बार काफ़ी हेल्पफुल रहता है। हमारे साथ डॉक्टर करण हैं। डॉक्टर साहब, अगर आप अवेलेबल हैं तो वुड यू लाइक टू, भावना जी, आई कम बैक टू यू। ओके। डॉक्टर करण से हम जानना चाहेंगे कि एज अ मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, क्योंकि बहुत हेवी ओपीडी रहती है और बहुत लाइक इट्स अ वेरी एनग्रॉसिंग, बहुत आपको एंगेज रखने वाला काम है ये। हर एक पेशेंट को सुनना, उनसे बात करना, क्या आपको समय मिलता है कि आप उनके मानसिक स्वास्थ्य पे बात कर सकें, उनसे पूछ सकें कि भाई आज कैसा महसूस कर रहे हो, या सिर्फ फोकस जो है वो सिर्फ ट्रीटमेंट पे रहता है? और क्या लगता है कि आपको कैसे इसको आगे बढ़ाना चाहिए? क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत बार हमारे क्लिनिशियंस ये पहलू एड्रेस नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम, या शायद वो ट्रेन नहीं होते हैं मेंटल हेल्थ को डील करने के लिए। आपकी क्या राय है इस पे? I think thank you पहले विवेक जी for inviting me and उर्वशी जी for inviting, and I would like to thank पहले लेखिका जी। I think उन्होंने बहुत अच्छा context set किया है, very important points that she's brought out, and on top of that Urvashi ji also brought out some very important points, which I will also say कि हमारे patients के लिए important है। आपके सवाल के पास आते हैं तो मैं ये कहना चाहूँगा कि
डिपेंड करता है कि किस तरह की सिचुएशन में पेशेंट आपके पास आ रहा है। अगर आपके पास प्राइवेट ओपीडी है, आपके पास थोड़ा कंपैरेटिवली ज़्यादा टाइम होता है टू टॉक टू पेशेंट, पेशेंट से थोड़ा डिटेल में बात की जाए, एंड पेशेंट के जो रियली इश्यूज हैं अपार्ट फ्रॉम कैंसर रिलेटेड इश्यूज हैं उनके ऊपर बात की जाए। फैमिली मेंबर्स स्पेशली वो इंसाइट देते हैं पेशेंट के बारे में, बिकॉज पेशेंट के माइंड में बहुत कुछ चल रहा होता है। दे माइट नॉट ओपन, वो अपनी पूरी बात नहीं बता पाते हैं। तो बेस्ट रहता है कि आप पेशेंट से बात करिए, देन पेशेंट को बाहर भेजिए, उसके बाद पेशेंट के रिलेटिव से बात करिए, एंड देन समटाइम्स यू गेट टू नो द बिगर पिक्चर। बट दिस कैन नॉट हैपन एक जनरल ओपीडी में जिसमें 150 से 200 पेशेंट्स रहते हैं। सो डेफिनेटली एक सिस्टम का फ्लॉ है, बट आई थिंक जिसको बात करके वो बात सॉल्व करनी रहती है वो अपने डॉक्टर से उसी टाइम बात कर लेता है। एंड आई हैव सीन मल्टीपल पेशेंट्स टॉक टू मी अबाउट मेंटल हेल्थ, स्पेशली इन द फैक्ट आई कैच जब वो उनकी स्लीप डिस्टर्बेंसेस से आई कैच देम। उनका मूड इज समथिंग विच आई फील कि उनका इफेक्ट जो होता है वो थोड़ा लो होता है। आई टू आई कांटेक्ट बहुत अच्छा नहीं होता है। देर इज नॉट मच कॉन्फिडेंस जब वो बात कर रहे होते हैं आपसे। तो कहीं ना कहीं देन यू ऑल्सो ट्राई टू एक्सप्लोर अदर इश्यूज। काफी पेशेंट्स हमारी ओपीडी में क्राई भी करते हैं, और वो एक बहुत अच्छा साइन रहता है आई थिंक। अगर आपकी ओपीडी में पेशेंट क्राई कर रहा है फॉर वॉट एवर इंटरनल इश्यूज ही हैज, तो थोड़ा अर्ली रेफरल के लिए हमें एक बहुत अच्छा सिग्नल मिल जाता है उस पेशेंट के साथ बात करने के लिए। कोशिश करता हूँ मैं कि हमारे साइको ऑन्कोलॉजिस्ट जो हैं उनके पास में उनको जल्दी अपॉइंटमेंट दिलवाऊं, बिकॉज वहाँ पे भी थोड़ा वेटिंग रहता है। बट जो एक इंटरिम जो एक छोटा सा स्टार्टिंग, आई वुड से एक स्टार्टिंग डोज जो रहता है उनको देने के लिए, वो मैं अपने आप कोशिश करता हूँ 5 से 10 मिनट। एंड उस दौरान मैं फिर अपनी सारी ओपीडी खाली कर देता हूँ, ताकि उस पेशेंट के साथ वन ऑन वन एकदम शांति में बात करूं और उसके रिलेटिव को भी साथ ना रखूं, ताकि उसका कोई भी डोमेस्टिक इशू है, कोई इमोशनल इशू है, सेक्सुअल इशू है, अपनी विल के रिलेटेड इशू है, या वो कोई ऐसी टैबलेट लेना चाहता है जो वो अपने घर वालों को नहीं बताना चाहता, तो आई डेफिनेटली डू दैट। बट ये केस बाय केस बेसिस है। 100 के 100, 150 के 150 पेशेंट के साथ ये करना बहुत डिफिकल्ट है। आइडियली ये होना चाहिए हर हॉस्पिटल में एक होलिस्टिक क्लिनिक होना चाहिए जिसमें एक साइको ऑन्कोलॉजिस्ट होना चाहिए। फिजिशियन के पास आने से पहले और फिजिशियन के जाने के बाद ट्वाइस अ विजिट होनी चाहिए, जब भी पेशेंट हफ्ते में या 3 हफ्ते में आपके पास कीमोथेरेपी लगाने आता है। और बहुत फर्क पड़ता है, पेशेंट का वेट गेन होता है, पेशेंट थोड़ा टॉकेटिव होता है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स अपने वाइफ के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बच्चों के साथ बहुत इंप्रूव होती हैं। इसी दौरान पेशेंट जब बिलीव करने लगता है ट्रीटमेंट के अंदर, तो ट्रीटमेंट ऑल्सो वर्क्स वेल। पेशेंट का खाना अच्छा होता है, पेशेंट का वेट गेन होता है, हमें डोज रिड्यूस नहीं करनी पड़ती है पेशेंट की। तो आई थिंक आई कैन कीप ऑन गोइंग कि कितने फायदे हैं इसके। बट एट द वेरी सेम टाइम कुछ 2-3 पॉइंट्स में जो डॉक्टर उर्वशी ने बोले हैं और डॉक्टर लेखिका ने बोले, मैं फिर से एम्फेसाइज करना चाहूंगा कि एट द स्लाइटेस्ट ऑफ इनकन्वीनियंस, आपको जब भी ऐसा लगता है कि यू आर नॉट डूइंग वेल, अपने अंदर रख के उससे कुछ फायदा नहीं होगा। you need to approach a specialist or you need to approach someone, because self help is the best help। अगर आप खुद को नहीं हेल्प करेंगे तो कोई भी आपकी आके मदद नहीं करेगा। तो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड सेकेंड थिंग विच आई वांट टू से कि ऑनलाइन इतना कंटेंट है, इतना सब नॉनसेंस है, इतनी सब कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, ये नहीं खाना, ये नहीं पढ़ना, यहाँ नहीं जाना। तो आई थिंक हमको एक वो उस नेगेटिविटी से दूर रहना है, बिकॉज वी कैन नॉट फाइंड आउट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। एंड जो राइट है वो आपका डॉक्टर आपको डेफिनेटली बताएगा, जो रॉन्ग है उसके बारे में कभी चर्चा नहीं होगी। बट यस, आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो एक्सपर्ट से पूछिए। ऑनलाइन जाके आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलेगी, बट कौन से सेगमेंट में मिलेगी वो जानना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज एक बार आप रॉन्ग इन्फॉर्मेशन एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपका अपने डॉक्टर के साथ इतना मिसट्रस्ट हो जाता है, बिकॉज आपकी ओपिनियन और आपके डॉक्टर की ओपिनियन डिफर करेगी। देन आप सेकेंड ओपिनियन लेंगे, एंड देन थेरेपी ऑल्सो डज नॉट वर्क इन सच केसेस, बिकॉज आप उस जोन में नहीं रहते हैं अपने डॉक्टर के जो आपको डॉक्टर बताना चाहते हैं, क्योंकि आप सोच कुछ और रहे होते हैं, मैं आपको कुछ और बता रहा हूँ, और आप वो सारी चीज़ें ओवरहेयर करके आप अपने मन की ही दुविधा में घूमते रहते हैं, which is very very difficult। And I think last thing which I want to say is that sleep hygiene is very very important। अगर आप पूरा टाइम फोन पे हैं, रील्स देख रहे हैं,
इधर का कंटेंट देख रहे हैं, उधर का कंटेंट, देयर नीड्स टू बी सम लिमिटेशन ऑन दैट। आपको जब बेड में जा रहे हैं, यू नीड टू कीप योर फोन साइड, यू नीड टू अवॉइड स्क्रीन टाइम, एंड अगर आप 7 या 8 घंटे की स्लीप लेके उठ रहे हैं तो यू नीड टू बी रेडी फ्रेश, बिकॉज हाफ ऑफ योर डे or half of your energy in the day is going to be drained if you have not slept well. बाकी तो कीमोथेरेपी रिलेटेड, न्यूट्रिशनल रिलेटेड, और कैंसर रिलेटेड आपकी फटीग जो है उसको मतलब हम किसी तरह से अवॉइड कर सकते हैं, बट ये एक अवॉइडेबल सर्कमस्टांस है जो पेशेंट्स डेफिनेटली अपने रोज की जिंदगी में दे कैन मेक इट अ सेंट्रल पार्ट। अमेजिंग, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। ये पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेनी ऑफ द टाइम्स और अदर ऑल द टाइम जो हमारे ट्रीटिंग ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं, जो फिजिशियन होते हैं, वो पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होते हैं, एंड वहाँ से राइट इन्फॉर्मेशन लेना, उनसे मदद मांगना, इट्स वेरी वेरी वैलिड। थैंक यू सो मच। भावना जी, आपका सवाल। यू। तो मैं पहले डॉक्टर करण से एक क्वेश्चन करना चाहूंगी कि ऐसे कंटिन्यूटी में आएगा। आपने अभी बोला गूगल पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, सोशल मीडिया पे हम लोग भी वही गूगल वगैरह करते हैं, चैट जीपीटी सब कुछ यूज करते हैं। तो अच्छा, उस पे ट्रस्ट ना करें, वो हमको भी लगता है नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसे मतलब डॉक्टर, अभी हम लोग ने भी सेकंड ओपिनियन लिया है, तो कभी कभी डॉक्टर के भी ओपिनियन चेंज हो जाते हैं। तो जैसे कि अभी डेफिनेटली मैडम, आई थिंक फॉर सेकेंड, एग्जाम्पल, पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ। हर दूसरा डॉक्टर विल हैव अ वेरी डिफरेंट एजुकेशन, वेरी डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं। हर हर डॉक्टर की एक एम्पैथी अलग होती है, और साइंस में इफ आई टेल यू, तो थिंग्स आर चेंजिंग एवरी डे, है ना। सो कल का ओपिनियन मेरा भी आज सेम नहीं रहेगा। सो आई say कि if there is a second opinion, you will always get a different opinion from two persons and sometimes the same person also. So second opinion के लिए तो मैं आपको ये बोलूंगा कि we need to respect whatever doctor के पास आप जाके ओपिनियन ले रहे हैं, बट दैट इंस्टिगेशन फॉर अ पर्सन टू स्विच डॉक्टर्स, वो कहाँ से आ रहा है? दैट इज द रूट कॉज, नॉट द डॉक्टर। ओके, बट हमें डिसीजन लेने के लिए हम लोग बाद में कंफ्यूजन हो जाते हैं ना, कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें फिर। करेक्ट। सो देखिए, ऑनलाइन स्पेस में आपको बहुत सारे आर्टिकल्स, एडिटोरियल्स और पेपर्स मिलेंगे। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वन नीड्स टू अंडरस्टैंड कि कौन सा कंटेंट जायज़ है। अगर वो कंटेंट एक अच्छी जगह पब्लिश्ड है और आपको जिसने लिखा है उसका बैकग्राउंड पता है, तो दैट इज अ ट्रस्टवर्दी कंटेंट, है ना। आजकल लोग कंटेंट इसलिए बना रहे हैं बिकॉज फेमस होना है। उस कंटेंट में कोई, देयर इज नो, आई वुड से, कुछ तथ्य नहीं है, बट स्टिल पेशेंट्स कम एंड शो अस रील्स कि इस रील में इस इन्फ्लुएंसर ने ये बोला है। तो इट इज मोर ऑफ कि आप क्या मानते हैं, आपने कितना बैकग्राउंड चेक किया है, आप कितनी जल्दी उसको बिलीव करते हैं। मैं एज अ क्लिनिशियन, साइंस का डेटा भी आता है तो मैं भी थोड़ा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ ही उसको एडजस्ट करता हूँ, क्योंकि सारा डेटा वेस्ट में बन रहा है। मेरे पेशेंट के वो है कि नहीं है, वो मैं जानता हूँ। मेरा पेशेंट वो फुल कीमोथेरेपी डोज ले सकता है कि नहीं ले सकता है, वो मुझे पता है। वेस्टर्न डोजेस, वेस्टर्न इम्यूनोथेरेपी के हिसाब से इफ आई स्टार्ट गोइंग, तो फाइनेंशियली हमारा पेशेंट एक मतलब अवेलेबल ही नहीं है वो कॉन्वर्सेशन करने के लिए, लेना तो बहुत दूर की बात है। तो आई वुड स्टिल अगेन से कि डेफिनेटली हम मतलब वी कैन नॉट स्टॉप एनी वन फ्रॉम नॉट यूजिंग चैट जीपीटी और गूगल, बट येस, वन नीड्स टू अंडरस्टैंड कि कितना रियलिस्टिक है वो बात करना। समटाइम्स पेशेंट मेरे पास बहुत अजीब अजीब तरह के सवाल लेके आते हैं, बट कभी ऐसा नहीं हुआ है कि मैंने उनको साइंटिफिकली उसका रैशनल नहीं समझाया है। तो साइंटिफिकली अगर आप उसका रैशनल समझेंगे, अगर आप मेरे पास आने से पहले चैट जीपीटी यूज करती हैं, या कोई पेपर पढ़ के आती हैं, या किसी से डिस्कस करके आती हैं, एंड हम साइंस पे बात करें, तो आई एम वेरी श्योर 100% ऑफ द टाइम व्हेन यू कम टू माय क्लिनिक, मैं आपको पूरा सेटिस्फाई करके भेजूंगा। देयर विल नॉट बी एनी सिंगल पर्सन डाउट कि आप घर जाके वापस वैसा कंटेंट पढ़ेंगे। तो आई थिंक इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आपका अपने डॉक्टर के साथ क्या रिलेशनशिप है, कितना ट्रस्ट है। मैं बोलता हूँ मेरा 75 to 80% पेशेंट मेरा अंधभक्त है। अगर मैंने उनको कुछ बोला है तो वो उसके बाद किसी और बात से बात नहीं करते, ना वो ऑनलाइन चेक करते हैं। छोटी सी प्रॉब्लम के लिए भी दे विल अप्रोच मी। सो आई थिंक वंस यू डेवलप दैट connection with your doctor, once you develop that connection with his team or the hospital, such things tend not to happen. And if they happen, then there are multiple ways in which they can be resolved
वेरी पीसफुली मतलब मेंटली, जिसमें आपका जो माइंड में उलझन है, chaos है ना, वो सब उसको सॉल्व किया जा सकता है। बट यस, एक पेशेंट की एक्सपेक्टेशन ऑल्सो नीड्स टू बी एट पार विद व्हाट इज द रियलिटी, दैट इज व्हाट आई वुड वांट टू से। तो मतलब मुझे देखो, अभी डाइट के बारे में एक सिंपल एक बोलती हूँ, इतना कंफ्यूजन होता है। तो अभी मुझे एएमएल है, तो अभी मैं सर्वाइवर हूँ। तो बोलते हैं डेयरी प्रोडक्ट नहीं खाना, ये मेरा क्वेश्चन हमेशा रहेगा। डेयरी प्रोडक्ट मैं भी मेरे डॉक्टर के लिए, मतलब मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, कॉन्फिडेंटली पूरा ट्रीटमेंट किया है। तो डाइट डेयरी प्रोडक्ट तो मना है, नहीं खाना है। तो अभी सेम एएमएल पेशेंट हमारे रिलेटिव में कोई है, तो वहां से बोल रहे हैं कि अरे हम लोग तो वेजिटेरियन है, और मेरा डब्ल्यूबीसी काउंट पहले लो जाता था। तो करेक्ट। वो बोलते हैं अच्छा तुम नहीं खा रही हो ना, तुम कर्ड वगैरह नहीं ले रही हो, डेयरी प्रोडक्ट नहीं ले रही हो, इसकी वजह से तो डाउन जा रहा है। हम लोग को डॉक्टर ने ऐसा कुछ नहीं बोला। एक मल्टीपल माइलोमा के भी पेशेंट थे, तो वो भी उनका पूरा मतलब डाइट में डेयरी प्रोडक्ट इंक्लूडेड थे, ऐसे रहा। और फ्रूट्स, मल्टीपल माइलोमा थे, उनको सारे फ्रूट अलाउड थे। और हम लोग को कैसे थिक स्किन वाले ही बोलते हैं, वही खाना है। एग्जैक्टली। और नो अगर सो सेम पेशेंट, एएमएल पेशेंट खा रहा है सब कुछ, और इच इच का फ्रूट वो ले रहा है, डेयरी प्रोडक्ट भी ले रहा है, तो अभी हम लोग नहीं ले रहे। हाँ ये भी है, और वो प्रूव करके दिखाते हैं, देखो इसलिए तुम्हारा इम्प्रूवमेंट नहीं है रिपोर्ट में। तो फिर कंफ्यूजन हो जाता है। तो ऐसे में आप क्या बोलेंगे? कंफ्यूजन नहीं है, आई थिंक दो तीन चीजें जो आपने बताई, यू यू आर कंपेयरिंग एक इंडक्शन एएमएल का के पेशेंट और एक सर्वाइवर एएमएल पेशेंट को, एक मल्टीपल माइलोमा के पेशेंट। बड़ी डिफरेंट सेट ऑफ डिजीजेस हैं, बड़ा डिफरेंट सेट ऑफ इम्यूनिटी है, बहुत डिफरेंट सेट ऑफ आउटकम्स हैं। तो फर्स्टली नेवर कंपेयर योर ओन सिचुएशन, क्योंकि स्टेज, जिनोमिक्स, आपका जो रिस्पॉन्स टू थेरेपी है, कौन सा थेरेपी आपको लगा है, वो कोई भी दो पेशेंट्स का सेम नहीं होगा एवर, है ना। एंड आपको हम्म। एडवाइस मिली है, वो आपका पर्सनल एक मतलब दैट्स अ पर्सनल आउटपुट आपके लिए है। तो आप हम्म। किसी भी दो पेशेंट्स को किसी चीज के लिए कंपेयर करेंगे तो दोज विल बी डिफरेंट। बट यस डेफिनेटली रिलेटिंग टू मिल्क प्रोडक्ट्स, सी समथिंग, जो जिस चीज में, जिस चीज को खाने से या जिस चीज को पीने से चांसेस ऑफ इन्फेक्शन ज्यादा होंगी, कोशिश वो रहती है कि वो मतलब लिक्विड मेलिग्नेंसी, मतलब ब्लड मेलिग्नेंसी वाले पेशेंट्स को हम नहीं देते हैं। आइडियली द राइट थिंग इज कि हम कोशिश करते हैं कि ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ये हाथ से, कोई भी हाथ से यूज की हुई चीज या कटा हुआ फ्रूट या कटे हुए सैलेड्स वो पेशेंट को ना दें। बट इवेंचुअली व्हेन यू आर गोइंग आउट ऑफ ट्रीटमेंट, 2 to 3 years आफ्टर ट्रीटमेंट, देन some things are, मतलब you start getting allowed by your treating physician and the nutritionist as well. So phase of treatment, कहाँ पे आप ट्रीटमेंट के दौरान पे हैं, इंडक्शन पे हैं, मेंटेनेंस पे हैं, या सर्वाइवर हैं, या आप मल्टीपल माइलोमा विच इज अ वेरी डिफरेंट सबसेट, जिसका जिनोमिक्स ही अलग है, जिसकी इम्यूनिटी ही बहुत डिफरेंट है, या एक सॉलिड कैंसर पेशेंट। तो सबकी एडवाइस कैन नॉट बी सेम। कैंसर इज नॉट वन, कैंसर इज अ वेरी heterogeneous group of diseases. It can start from your hairs to your toe, so वहां करेक्ट। से सब तक हो सकता है। तो आप बात करिए, अगेन आई एम सेइंग एज उर्वशी मैडम सेड दैट दूसरों की बातों से परवाह नहीं करना जब तक आपका अपना खुद का सब सही चल रहा है। चाहे गलत भी चल रहा है, बट दूसरे की बात पे बिल्कुल परवाह नहीं करनी, क्योंकि लोग बोलते रहेंगे, बट उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वो तो है, मैं भी मेरा डिसीजन मैं ही लेती हूँ। लेकिन Absolutely. कभी वो क्वेश्चन आ जाता है, ओ इसलिए काउंट डाउन हो गए शायद, तो शायद मेरा डिसीजन don't गलत है। don't हम listen to them. So when you visit your physician next time, or you plan to do a short visit to your physician या nutritionist, हम लोग देखिए with this OPD it is difficult कि हम nutrition में deep down जाते हैं। So हमारे पास बहुत अच्छे dietitians and nutritionists हैं, तो we tell them to take care, ताकि charts मिले। You can stick those charts अपना इस पे, फ्रिज पे। आप अपनी मौसी को बोल सकते हैं कि हमारा जो बनना है वो ऐसे बनना है। तो हम पूरा डिटेल चार्ट देते हैं, वी डोंट वर्बली हम बात नहीं करते हैं, हमारा डॉक्यूमेंट होता है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब पेशेंट आए तो अगर कोई चेंजेस हैं वेट में, एनर्जी में, या कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंट है, तो अकॉर्डिंगली आपका डाइट प्लान चेंज हो। तो इन दोज टर्म्स आई फील मतलब न्यूट्रिशनिस्ट इज द बेस्ट पर्सन टू टेक केयर ऑफ सच इश्यूज, एंड स्पेशली इन ऑन्को न्यूट्रिशनिस्ट, बिकॉज अ नॉर्मल न्यूट्रिशनिस्ट को नहीं पता रहेगा कि एक ऑन्कोलॉजी पेशेंट के लिए
क्या गलत है और क्या सही है। सो जब भी आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल स्पेशली टाटा आते हैं तो मेक श्योर कि आप अपने न्यूट्रिशनिस्ट से मिलें, ऑन्को साइकोलॉजिस्ट से मिले, स्टोमा क्लिनिक वालों से मिले, हेड एंड नेक रिहैबिलिटेशन वालों से मिले। तो ये जो भी होलिस्टिक चीज़ें हैं अपार्ट फ्रॉम द फिजिशियन, ये आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। सो डेफिनेटली क्लिनिशियन इज एडवाइस फॉर द प्राइमरी कैंसर इज इम्पॉर्टेंट। बट जब आपको एक नॉर्मल लाइफ में फिक्स होना है ना, नॉर्मल लाइफ में आपको अपना नॉर्मल वर्क करना है, तो उस नॉर्मेलिटी को लाने के लिए रिहैबिलिटेशन प्रोसेस हैज टू बी वेरी सेंट्रल। इट शुड स्टार्ट फ्रॉम डे वन, नॉट फ्रॉम द एंडिंग ऑफ योर ट्रीटमेंट। तो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने पूछा है, एंड आई थिंक आई हैव satisfied you with my answer. I hope Yes, so. yes, yes, definitely. Or one more thing I would like to ask. Abhi patient is accepting everything, means patient is 100% positive. His ये attitude is सवाल डॉक्टर करण के लिए है या लेखिका मैम के लिए है? सर बोलिए। हाँ, नहीं नहीं, ये सवाल किसके लिए है? दोनों मिलके दे अच्छा अच्छा, सकते ओके हैं, ओके ओके। दोनों मिलके दे सकते हैं, जी। क्योंकि अभी माइंड और बॉडी, लेखिका जी ने ऐसे बोला, माइंड एंड बॉडी दोनों साथ में चल रहे हैं। तो पेशेंट अगर पॉजिटिव है, पेशेंट सब कुछ करना चाहता है पॉजिटिवली। अभी जैसे अपने और एक पेशेंट थे, हेलो, हेलो। जी जी जी। पता नहीं, नहीं, आप बोलिए प्लीज। अच्छा मेरा मुझे दिख नहीं रहा है कुछ भी। नो ना ना। प्रॉब्लम। अच्छा तो हाँ, ओके ओके, आया आया। तो अगर पेशेंट पॉजिटिव है, पेशेंट घर में अभी कुकिंग भी करना, हमारे ही एक फ्रेंड है, घर में सब कुछ करना चाहते हैं, मतलब उनको कोई इश्यू नहीं है कुछ करने में, बाहर बैठने में। लेकिन घर वाले, मतलब घर वालों को ये होता है कि आप अगर बाहर गए तो आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। तो अगर मेंटल हेल्थ, पेशेंट तो मेंटली बराबर प्रिपेयर्ड है, लेकिन ये रिलेटिव्स घर वाले हैं या फैमिली मेंबर्स हैं, तो उसको क्या करेंगे उनके लिए? पेशेंट आई पॉजिटिव आई है। अंडरस्टूड, आई अंडरस्टूड। एंड ऐसे सिचुएशंस बहुत बार आते हैं हमारे पास क्लिनिक पे। तो इसके लिए फैमिली काउंसलिंग एक कॉन्सेप्ट रहता है, जिसमें पेशेंट और पेशेंट की फैमिली को स्टार्टिंग में जब हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, पहले तो प्रोग्नोसिस समझाते हैं, अगर पेशेंट विलिंग रहता है तो। एंड देन इवेंचुअली जब पेशेंट ट्रीटमेंट के बाद अपना लाइफस्टाइल में जाता है, देन वी गिव काउंसलिंग टू द पेशेंट कि व्हाट ऑल पेशेंट कैन डू। उसमें एक साइकोनकोलॉजिस्ट का रोल रहता है कि पेशेंट, मतलब अगर पेशेंट का हस्बैंड है तो पेशेंट के हस्बैंड को काउंसिल करे, अगर पेशेंट मेल है तो उसकी वाइफ को काउंसिल करे, अगर वो किसी पे डिपेंडेंट है तो डिपेंडेंट्स को काउंसिल करें। तो उस सेंस में एक काउंसलिंग जरूरी रहता है। सो यू नो, अगेन एज इनिशियली मैडम ने बोला था कि एक फिजिकल फॉर्म और एक इमोशनल फॉर्म। फिजिकल फॉर्म आपकी एक फैमिली के साथ मतलब गिव एंड टेक रिलेशनशिप है, और एक सोसाइटी हम्म, के साथ गिव एंड टेक रिलेशनशिप है। फैमिली के साथ थोड़ा अच्छा इसलिए बिकॉज देर इज अ ट्रस्ट विच इज मोर देन द सोसाइटी। एंड हमें फर्क पड़ता है फैमिली क्या बोलती है, सोसाइटी क्या बोलती है, एंड हमारे डिसीजंस भी उस पर निर्भर करते हैं। इसलिए द ओनली थिंग वी कैन कंट्रोल इज व्हाट वी डू। बट अगर आप फैमिली के लिए पूछें तो डेफिनेटली वी हैव प्लेस फॉर काउंसलिंग ऑफ द फैमिली, राइट। पर ऐसा है ना कि पहले ही कैंसर डायग्नोज हुआ तो वो टेंशन है। उसमें भी फैमिली को कभी होता है कि ये भी छुपाना है कि भाई हमारे घर में सो एंड सो किसी पर्सन को कैंसर हुआ है। उसमें अगर काउंसलिंग एड ऑन हो जाता है, उनको नहीं जाना होता है, तब क्या करें? वो लोग रेडी नहीं है कि नहीं जाना है। ये तो बहुत ही एक मतलब कॉमन सिचुएशन है। एंड आई थिंक 95% ऑफ द, 95 भी नहीं, 99% ऑफ द पेशेंट्स एंड उनकी फैमिली इंटरवेंशन के टाइम पे यू नो दे डोंट शो अप। हम्म, इंटरवेंशन जस्ट दिस, जब हम फैमिली काउंसलिंग करना चाहते हैं या किसी तरह की अदर रिहैबिलिटेशंस करना चाहते हैं, स्पेशली जब एक लेडी डिप्रेसिव हो, इजी क्राइंग हो, इजी नींद मतलब प्रॉब्लम्स हो, तो उसमें जब हम कपल को बुलाना चाहते हैं तो एक कंप्लायंस जो है वो थोड़ी लो रहती है। दिस कैन ओनली बी रिजॉल्व बिटवीन पार्टनर्स। एंड आई थिंक मैरिज के लिए, मैरिज रिलेटेड इश्यूज हैं, दैट इज समथिंग आउट ऑफ द domain of psycho-oncologist. I don't know if Dr. Lekika would you know comment upon that. But एक फैमिली की तरह से आपको अगर हमें कुछ काउंसलिंग करनी है, तो इंक्लूडिंग डॉक्टर एंड द साइको-oncologist कैन कम ऑन बोर्ड एंड help
the family understand what can be done and what cannot be done. But very personal issue which I feel that जिसमें हम लोग day to day basis पे we cannot jump in. करेक्ट, मैं क्योंकि इस बोले मैम, बोली मैम, थोड़ा बोली। इस मैं यस। ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि जैसे भावना जी ने बोला कि ये बात सही है। फैमिली जैसे थोड़ा ज्यादा ओवर केयर हो जाती है अपने पेशेंट के लिए, है ना, क्योंकि उनको अभी भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि वो चीज कर सकते हैं। पर इसके लिए हम फैमिली के साथ बात करते हैं और उनको बताते हैं कि पेशेंट को एंगेज करना बहुत जरूरी है छोटी छोटी चीजों के लिए, सिर्फ ट्रीटमेंट के बाद नहीं, ट्रीटमेंट के दौरान भी अगर जो जो चीजें वो कर सकते, थोड़ा फिजिकल फिटनेस उनका है कि वो हल्की फुल्की चीजें मतलब हेल्प वो कर सकते, तो इससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। नहीं तो कैसे होता है कि ओवर केयर की वजह से भी कॉन्फिडेंस कम होता है। तो कभी भी अगर ऐसे लगता है, जैसे आपने बोला कि पेशेंट तो फिट है सब कुछ करने के लिए बट फैमिली इज नॉट अलाउिंग टू डू, तो ऐसे समय में डॉक्टर के साथ, प्रोफेशनल के साथ बात करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपकी फैमिली और आप, ठीक है, इसके बीच में नहीं बोलेंगे, पर आप दोनों के लिए जो है ये डॉक्टर है, तो वो आपको जरूर बताएंगे। हमें भी जब पेशेंट कभी पूछते कि अभी हमको जॉब करना है, तो हम सबसे पहले ये बोलते कि यूनिट डॉक्टर के साथ आप बात कीजिए। ये तो उनके जॉब रिलेटेड हो गया, उनके फिटनेस पर। जो डे टू डे लाइफ में जो घर के अंदर आप छोटी छोटी चीजें बिल्कुल कर सकते हो और करना ही चाहिए। इससे एक तो आपका एक एक्टिव एंगेजमेंट हो जाता है और आपका माइंड जो है वो डाइवर्ट होता है, बराबर है। तो जो मेंटल हेल्थ का ध्यान रखने में ये चीजों का बहुत अच्छे से फायदा होता है। तो हमें चाहिए कि हमारे लिए हम सबसे पहले आए। मैं ऑडिबल? एक्चुअली मुझे लगा कि कैमरा रुक गया है। हाँ, सो थोड़ा स्टॉप कर। तो हमारे लिए हम सबसे पहले ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और हमारे खुद के लिए, जैसे उर्वशी जी ने भी बहुत अच्छा पॉइंट बताया था कि खुद के लिए ग्रेटिट्यूड होना, खुद के लिए रिस्पेक्ट होना, लव होना बहुत जरूरी है। ये चीजें जब तक नहीं होती तब तक हमारा सही तरीके से मेंटल ग्रोथ, हम जिसको बोलेंगे मेंटल ग्रोथ इन द सेंस, हमारा मेंटल क्या बोलेंगे, रेजिलियंस हम बोलेंगे, वो नहीं होगा। तो हमें अगर हमारे खुद को संभालना है, मतलब सारी बाकी चीजों का ध्यान रखना है, तो हमें अपने से शुरुआत करनी होगी। जैसे उन्होंने ये भी बोला था कि जो इमोशंस है, पॉजिटिव नेगेटिव इमोशंस, तो ये हर एक के ऊपर डिपेंड करता है, इंडिविजुअल्स के ऊपर ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या है। सारी चीजें गलत नहीं है, मैंने शुरू में ही कहा था कि ये इनिशियल रिएक्शंस है हमारे ट्रीटमेंट की, हमारे बीमारी की, वो नॉर्मल है। और हमको उसको नॉर्मल लेना चाहिए, बराबर है। और ये हर एक चीज से हम गुजरते हैं, उसके लिए खुद को टाइम देना भी बहुत जरूरी है। जैसे मैंने ये भी बोला था कि 24 आवर्स में हम एक जैसे नहीं हो सकते, कि नहीं हमको हम अगर अभी हैप्पी है तो हमको 24 आवर्स तक वैसे ही करना नहीं हो सकता है ना, बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग। हमें जो इमोशंस है, ये हम इमोशंस हमारे बदलते रहेंगे, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, कि हमारी जैसे सिचुएशन है वैसे हमारा मूड भी रहेगा। पर ज्यादातर हम हर एक चीजों के साथ हम अगर इफेक्टिवली कोप अप करने की कोशिश करते हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है। बस है। हमको ये लग। और एक जी बोलिए। क्वेश्चन है। अभी ये बोलिए। फिजिकली जब डायग्नोस होता है कैंसर, उसके बाद मेंटल हेल्थ आता है, उसके बाद मेंटल इश्यूज सारे, स्ट्रेस वगैरह, उसके बाद कभी ऐसा भी है, ये भी है कि स्ट्रेस की वजह से कैंसर हुआ हो? ओवर स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग। नहीं, ऐसे नहीं होता है। मेंटल हेल्थ हर समय है। मेंटल हेल्थ सिर्फ ये बीमारी में नहीं है, मेंटल हेल्थ का ध्यान हमको सब समय रखना है, हाँ, तो ज्यादा सब स्ट्रेस समय लिया रखना है। की वजह से हो सकता है क्या कैंसर? कि कोई पर्सन है कि बहुत स्ट्रेस में ही है, उसकी जिंदगी स्ट्रेसफुल है। क्योंकि मैंने एक रिसर्च पेपर ही पढ़ा था मैंने, तो उसमें एक डॉक्टर ने लिखा, स्पेशली लुकेमिया के बारे में मैंने जो पढ़ा, उसमें था कि उनका एक्सपीरियंस बोलता है कि लुकेमिया के जो पेशेंट है ना, उनका बैकग्राउंड चेक के अंदर सारा स्ट्रेसफुल ही था। तो स्ट्रेस की वजह से, मतलब उनका तो एक ये था कि मे भी हो सकता है, अब तक का उनका We'll एक्सपीरियंस। have this discussion later, Bhavna ji, because this requires, because it's very vague. We don't know the background of lot many things.
ओके So, and I think we have taken enough time of Lekika ji and Dr. Karan today. ओके Thank you so much, Lekika ji, for being the part of this wonderful discussion and guiding our patients and our survivors and the community. And Dr. Karan, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपने विचार रखने के लिए और हमें गाइड करने के लिए। थैंक यू। और जितने भी लोग यहाँ पे हैं सुन रहे हैं, अगला जो हमारा स्पेस मीटिंग होने वाला है 15 जनवरी को 15 बजे, यानी कि 3 बजे, बिल्कुल भी मत मिस मत कीजिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के इसलिए हम उसमें बात करने वाले हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक्स फॉर बीइंग हियर। थैंक यू। थैंक थैंक यू। थैंक यू थैंक ऋषि यू। जी। Thank you. 1.5 घंटा